हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं यस मनी, आप सारे बच्चों का प्यारा सा फिजिक्स टीचर। और डियर स्टूडेंट्स, ऑप्टिक्स चैप्टर के एक और क्लास में आप सारे बच्चों का मोस्ट वेलकम करता हूं। क्या मेरे सारे स्टूडेंट्स इस चीज के लिए रेडी हैं? क्या मेरे सारे स्टूडेंट्स रे ऑप्टिक्स को बढ़िया से अच्छा से ए टू जेड पॉइंट को समझते हुए पढ़ने के लिए रेडी हैं? आर यू रेडी? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं बढ़िया से समझते हुए पढ़ने का, लिखने का, समझने का? यस सर, तैयार हैं। तो मेरे बच्चे बस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आज का टॉपिक है। अच्छे से स्टार्ट करते। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रेडी हो जाइए मेरे स्टूडेंट्स, और हम लोग सब मिलकर बहुत बढ़िया से लाइट के रिफ्रैक्शन को पढ़ते हैं। तो चलिए मेरे स्टूडेंट्स, आज क्लास करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को। देखिए, आप लोग जानते होंगे बच्चे, इससे पहले आप लोग लाइट का रिफ्लेक्शन पढ़े हैं। रिफ्लेक्शन जो लाइट का होता था, उसमें क्या होता था कि अगर कोई सरफेस था और उस पर लाइट आता था तो टकरा के जिधर मारता था, जैसे हवा से आया तो टकरा के हवा में चला गया, या जिस मीडियम पानी से आया तो टकरा के पानी में चला गया। जिस मीडियम से भी आए, लाइट आता था किसी एक सरफेस पर टकराने के बाद वहां से लौट जाता था, और इस फेनोमेनन को हम लोग बोलते थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मेरे बच्चे आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये तो मैं मानूंगा नहीं अगर आप बोलोगे कि सर रिफ्रैक्शन आपको पता ही नहीं है, हम थोड़ा भी नहीं जानते हैं, तो ये मैं मानूंगा ही नहीं, क्योंकि हर एक बच्चा को रिफ्रैक्शन थोड़ा बहुत पता होता है। रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन। क्या होता है रिफ्रैक्शन, बताइए। रिफ्रैक्शन में क्या होता है? रिफ्रैक्शन में होता है मेरे बच्चे कि अगर मेरे पास मान लीजिए कोई दो मीडियम है, ऊपर एक अलग मीडियम है, समझिए मेरी बातों को मैं क्या कर रहा हूं। ऊपर एक अलग मीडियम है, नीचे एक अलग मीडियम है। अगर मान लीजिए मेरे पास दो मीडियम है और किसी मीडियम से लाइट किसी दूसरे मीडियम पे आ रही है, जैसे ऐसा हो सकता है कि ऊपर एयर हो, नीचे ग्लास हो, ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए, तब तो लाइट पार करेगा ना। तो मान लीजिए इस मीडियम से लाइट आपको ऐसे आया, ये देखिए, इस मीडियम से लाइट आया ऊपर वाले से, हवा, ग्लास, जो भी हो, पता नहीं जो भी है, उससे लाइट इसमें आया। तो देखिए, तो होता क्या है ना कि हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता रहा हूं। होता क्या है ना कि हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि लाइट आया तो लाइट सीधे जाएगा। हम लोग तो यही ना सोचते हैं भाई कि लाइट आया तो लाइट हमारा कैसे जाएगा, सीधे जाएगा। यस और नो? जी सर, लाइट आया तो लाइट हमारा सीधे जाएगा, हम लोग ये सोचते हैं। लेकिन ये सीधा जाता नहीं है, बल्कि मुड़ जाता है ऐसे। ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल की ओर मुड़ जाता है। आपको पता होगा कि यहां से यहां इधर नॉर्मल की ओर ये मुड़ जाता है लाइट। इसी फेनोमेनन को, इसी घटना को कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सही बोल रहा हूं क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूं मेरे बच्चे, जल्दी मुझे बताइए, क्या मैं सही बोल रहा हूं? इसी घटना को कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या हुआ कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, यानी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जब लाइट जाती है तो अपने ओरिजिनल रास्ता से वो मुड़ जाता है। लाइट का जो ओरिजिनल रास्ता होता है उससे वो मुड़ जाता है, और इस घटना को, या यूं बोले कि इस फेनोमेनन को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और अब मैं कर रहा हूं इसे साफ, ओके। अच्छा, क्या जरूरी है कि लाइट जो जा रहा था सामने और यहां नॉर्मल की ओर मुड़ गया, तो क्या यह जरूरी है कि नॉर्मल की ओर मुड़े? नहीं, ये नॉर्मल से अवे भी मुड़ता है। आपको पता होगा कब मुड़ता है, कैसे मुड़ता है, मैं बता रहा हूं, और क्यों मुड़ता है। देखिए, समझिए, होता क्या है कि मान लीजिए आपका लाइट इस मीडियम से इस मीडियम में आया, देखिए ऐसे करके लाइट आया, ओके। तो आपका लाइट एग्जांपल के लिए, देखिए एग्जांपल के लिए, इस मीडियम से इस मीडियम में आ रहा, ध्यान से देखिएगा, यहां से यहां, ये देखिए आपका लाइट इस मीडियम से इस मीडियम में आया। तो अगर रास्ता में कोई मीडियम नहीं आता तो लाइट सीधा जाता, लेकिन रास्ता में कोई मीडियम आ गया तो लाइट अपने रास्ता से क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा। हाँ या ना? अगर रास्ता में कोई दूसरा, एक सेकेंड, रास्ता में अगर कोई दूसरा मीडियम आया तो लाइट क्या हो जाएगा, अपने रास्ता से, ये बोलिए, मुड़ जाएगा। यस और नो?
यस, लाइट अपने रास्ता से क्या हो जाएगा, ऐसे करके ऐसे मुड़ जाएगा मेरे बच्चे, देखो ऐसे करके लाइट ऐसे मुड़ जाएगा। तो जो लाइट मुड़ेगा ना मेरे बच्चे, इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। लाइट का रास्ता होना चाहिए, ये देखिए इस सामने ये होना चाहिए था लाइट का रास्ता, ओके, लेकिन अपने रास्ता से ये मुड़ गया। इसी को तो बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब कि सिंपल वे में कह सकते हैं सर एस मनी सर, कुछ नहीं, प्रकाश एक ट्रांसपेरेंट से दूसरे में आता, आपको पता ही अपने रास्ता से मुड़ जाता। आपके रिवीजन के लिए शॉर्टकट में करवा रहा हूं, तो इस घटना को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। अच्छा, जितने एंगल पे आया उस एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, और जितने एंगल पे गया उस एंगल को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। रिफ्रैक्शन, यहां भी जितने एंगल पे आया उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जितने एंगल पे गया उसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। अब मेरे बच्चे, जो बच्चे नहीं जानते उनके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर ये तो मुझे समझ में आ गया सर कि लाइट जब एक ट्रांसपेरेंट से दूसरे ट्रांसपेरेंट में जाएगा तो अपने रास्ता से मुड़ जाएगा, रास्ता से मुड़ेगा, इसी घटना को बोलेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलिए सर मैं समझ गया ये, लेकिन एस मनी सर एक बात बताइए। मैं पूछूंगा क्या बच्चे बोलो, तो सर ये लाइट अपने रास्ता से मुड़ता क्यों है सर, क्या वजह है मुड़ने का, ये सीधा क्यों नहीं जाता, मुड़ क्यों जाता? देखिए मेरे बच्चे, वजह क्या अपने रास्ता से मुड़ने का, डेविएट करने का। जैसे इस मीडियम से लाइट आ रहा है तो इस मीडियम में लाइट का स्पीड कुछ अलग होगा, और जैसे ही यहां पे अलग स्पीड होगा मीडियम में, और उससे लाइट इसमें आएगा, मतलब यहां पे लाइट का स्पीड अलग होगा, समझिए स्पीड अलग होगा, और इस मीडियम से लाइट इसमें आएगा तो यहां पे स्पीड अलग हो जाएगा। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट आएगा, स्पीड अलग अलग होगा, तो स्पीड अलग अलग होने के कारण ये मुड़ जाएगा। जैसे मान लीजिए, आप ही समझिए ना, इसमें अलग स्पीड था और इसमें लाइट गया, तो मान लीजिए स्पीड कम गया, तो स्पीड कम था तो नॉर्मल की ओर मुड़ जाता। तो अगर आपसे अभी जो प्रेजेंट में पढ़े उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं कि आपसे पूछे कि लाइट का रिफ्रैक्शन क्यों होता है, यानी लाइट जब एक ट्रांसपेरेंट से दूसरे में जाती है तो अपने रास्ता से मुड़ क्यों जाता है, रिफ्रैक्शन के कारण, स्पीड चेंज के कारण। लाइट का रिफ्रैक्शन स्पीड चेंज के कारण होता है, ठीक है। अब देखिए सुनिए एक क्वेश्चन और, दूसरा क्वेश्चन, ये तो समझ गया कि लाइट का अलग अलग मीडियम में स्पीड अलग अलग होगा, स्पीड अलग होगा तो वो मुड़ जाता है। दूसरी बात कि नॉर्मल की ओर कब मुड़ता है और नॉर्मल से या वेग कब मुड़ता है। आपको पता होगा बच्चे, नहीं पता तो जान लीजिए कि जब लाइट हमारा रेयरर मीडियम से, समझिए रेयरर मीडियम से लाइट हमारा डेंसर मीडियम में आता है, किसमें बच्चे जल्दी बोलिए, जब लाइट रेयरर मीडियम से हमारा डेंसर मीडियम में आता है, यहां देखिए डेंसर मीडियम में, इस समय लाइट रेयरर से चूंकि डेंसर में आता है इसलिए नॉर्मल से मुड़ता है। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि रेयरर में अधिक स्पीड होता है लाइट का, हाई स्पीड। मैं यहां लिख देता हूं शॉर्टकट में कि रेयरर में होता है अधिक स्पीड और डेंसर में होता है कम स्पीड। मैं इसके बारे में डिटेल अभी बात करता हूं, लेकिन अभी मैं आपको समझा रहा हूं कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है तो नॉर्मल की ओर मुड़ जाती है। तो नॉर्मल की ओर कब मुड़ती है? जब लाइट रेयरर से डेंसर में आए। रेयरर का मतलब होता है हाई स्पीड, जिसमें अधिक स्पीड हो उससे कम स्पीड वाले में जाए। जैसे मान लीजिए हवा से आ रहा है ग्लास में, तो जो आपका हवा है, एयर है, ये रेयरर होता है, यहां पे काफी स्पीड होता है लाइट का एयर में, हवा में, और इसमें ग्लास में स्पीड काफी कम होता है। ग्लास में जो स्पीड होता है लाइट का वो मेरे बच्चे का कम होता है, एयर के रिस्पेक्ट में कम होता है, इसलिए हाई स्पीड से लो स्पीड में आएगा, यानी रेयरर से डेंसर में आएगा। तो सोचिए यहां से बाई में आ रहा है, एकदम बाई 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 एकदम स्पीड में, और जैसे नीचे आया स्पीड कम गया इस मीडियम में, तो इसलिए नॉर्मल की ओर मुड़ जाता। समझने के लिए समझ सकते हैं आप बस, ठीक है, याद रखने के लिए ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। दूसरा कि जब लाइट हमारा डेंसर से रेयरर में आता है, डेंसर का मतलब जब लाइट हमारा डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में आता है, डेंसर का मतलब क्या हो गया? डेंसर का मतलब हो गया मेरे बच्चे, डेंसर मीडियम का मतलब लो स्पीड, कम स्पीड वाले से, देखिए लो स्पीड, कम स्पीड वाले से जब लाइट हमारा हाई स्पीड यानी डेंसर में आता है, देखिए कम स्पीड वाले से अधिक स्पीड वाले में लाइट आता है, तब ये क्या होता है? नॉर्मल से अब ये मुड़ता है। तो मेरे बच्चे मैं सबको एक बार बोल दूं, आपको समझा दूं, सुनिए सुनिए सुनिए।
लाइट का रिफ्रैक्शन क्या होता है बताइए, आप जानते हैं क्या? लाइट जब एक मीडियम से दूसरे में आता है तो अपने रास्ता से मुड़ जाता है, इसे बोलते हैं लाइट का रिफ्रैक्शन। ओके, लाइट के रिफ्रैक्शन में लाइट नॉर्मल की ओर कब मुड़ता है? तो जब लाइट डेंसर मीडियम से जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर में आता है, तो चूंकि रेयरर से डेंसर में आया इसलिए ये नॉर्मल की ओर मुड़ जाता है। रेयरर से डेंसर में आया, स्पीड कम जाएगा तो नॉर्मल की ओर। ओके, और जब डेंसर से रेयरर में जाता है, मतलब लोअर स्पीड से हाई स्पीड में जाता है, तो नॉर्मल से अब ये मुड़ता है। क्लियर 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 क्लियर। अच्छा, एक बात और बताइए, यहां अगर मैं एंगल ऑफ डेविएशन निकालूं तो क्या आएगा, ये बोलिए। एंगल ऑफ डेविएशन निकालूं तो क्या होगा, ये बोलिए। एंगल ऑफ डेविएशन निकालूं तो क्या होगा, ये बोलिए। डेविएशन निकालो तो क्या होगा? एंगल ऑफ डेविएशन, देखिए डेविएशन किससे बोलते हैं? जितने एंगल से मुड़ गया। देखिए, तो अगर लाइट आ रहा था ऐसे 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 ऐसे, यानी आने वाला लाइट का रास्ता ये था, लेकिन मीडियम आने की वजह से लाइट ऐसे मुड़ गया। देखिए, इतने एंगल से लाइट मुड़ गया, इसी को बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। सही बोल रहा हूं ना? देखिए ना, लाइट आता ऐसे 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 ऐसे, और रास्ता में आ गया कोई दूसरा मीडियम तो लाइट मुड़ गया ऐसे। तो जितने एंगल से मुड़ा, जितने कोण से मुड़ा, उसी को ना बोलेंगे डेविएशन। कैसे निकालेंगे मुझे बताइए? अगर ये एंगल आई है तो क्या ये टोटल आई होगा वर्टिकली अपोजिट? देखिए, इस सामने ये और इस सामने ये दोनों वर्टिकली अपोजिट है ना। अगर ये टोटल आई है तो ये भी हमारा टोटल कितना होगा, आई का। तो आप खुद सोचिए, टोटल आई का और ये आर का, तो ये टोटल में से यार घटा देंगे तो नहीं निकल जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन? सोचिए ना, आपको यही निकालना है ना भाई। देखिए, मैं यहां बताता हूं। देखिए, ये नॉर्मल हो गया, लाइट इस सामने आता, इस सामने, लेकिन गया इस सामने। तो देखिए, अगर आई एंगल पे लाइट आया, आई एंगल पे, तो ये टोटल एंगल भी आई होएगा। क्या हो गया ना? और लाइट गया ऐसे, तो ये एंगल आर है, तो जितना से ये मुड़ा वो कितना होगा? देखिए, टोटल आई और ये आर, तो ये कितने का होगा? आई माइनस आर होगा। ये आई टोटल होगा ना वर्टिकली अपोजिट के कारण, ये दोनों इक्वल है तो सामने सामना का कोण इक्वल होता है, तो ये आई आर तो बचा हुआ आई माइनस आर। ओके, तो एंगल ऑफ डेविएशन यहां हो जाएगा आई माइनस आर। यहां कितना होगा एंगल ऑफ डेविएशन, ये बोलिए। अगर मैं यहां निकालू एंगल ऑफ डेविएशन हमारे बच्चे, तो कितना होएगा बताइए? कितना? देखिए, सोचिए, ये आई है, देखिएगा इस चीज को, ये तो आर है, ये आई है, लाइट का रास्ता ये होता, लाइट मुड़ गया इससे, यानी जितने एंगल से मुड़ गया, एक सेकेंड, लाइट मुड़ गया ऐसे, देखिए लाइट ऐसे मुड़ गया, तो जितने एंगल से लाइट मुड़ गया उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। यस और नो? यस, जितने एंगल से मुड़ गया उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। और अगर ये आई है तो हमारा ये भी आई होगा। देखिए, ये भी आई होगा, इस चीज को देखिए, ये आई तो इसका जस्ट अपोजिट ये भी आई, और ये टोटल आर। तो अब डेविएशन कैसे निकलेगा? ये टोटल आर माइनस आई, नहीं, यह नॉर्मल से भी ना मुड़ा। इसमें क्या हुआ कि लाइट का रास्ता ये था, देख लीजिए, ये अगर आई है तो ये भी आई है, अगर वो आई है मेरे बच्चे तो ये भी मेरा आई है, देख लीजिए, वो आई है तो ये भी आई है, देख लीजिए, आपको दिख रहा है। लेकिन अब लाइट मुड़ के चला गया ऐसे, ये देखिए, अब लाइट मुड़ के चला गया ऐसे, तो यही ना एंगल से मुड़ा, और ये आपको टोटल आर है, तो ये टोटल आर और ये आई, तो ये कितना होगा बचा हुआ? आर माइनस आई, तो अब हो जाएगा आर से। ओके, तो चलिए कुछ कुछ लिख लीजिए जल्दी जल्दी, कुछ कुछ लिख लीजिए जल्दी जल्दी। हेडिंग कीजिए, हेडिंग कीजिए, हेडिंग कीजिए, हेडिंग कीजिए, हेडिंग कीजिए। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उसमें लिखिए, बड़ा आसान आसान सा चीज है, सब लिखिए। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में लिखिए, द फेनोमेनन ऑफ the phenomenon of change in path of light, the phenomenon of change in path of light, the phenomenon of change in path of light as it goes from
one medium to another, as it goes from one medium to another, is called refraction of light. As it goes from one medium to another, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो one medium to another is called refraction of light. समझ में आया? एक मीडियम से लाइट हमारा दूसरा मीडियम में जाएगा, अपने रास्ता से मुड़ जाएगा, इसे हम लोग बोलते हैं का बच्चा, इसे बोलते हैं लाइट का रिफ्रैक्शन। क्लियर बा मारे बच्चे? क्लियर बा? जी सर क्लियर बा। चलिए मेरे बच्चे, अब इतना जानने के बाद ना हम लोग थोड़ा सा रेयरर डेंसर के बारे में डिस्कशन करेंगे। कि अभी लिखिए, रुकिए, अभी लिखना नहीं है, अभी इसमें नोट नहीं करना, मैं नोट करवाऊंगा। रेयरर मीडियम क्या होता है और डेंसर क्या होता है। देखिए आप लोग जानते होंगे कि ऑप्टिकली रेयरर या ऑप्टिकली डेंसर। तो रेयरर मीडियम वो उसे बोलते हैं जिसमें स्पीड अधिक होता है, और डेंसर उसे बोलते हैं जिसमें स्पीड कम होता है। और एक बात और मैं बता दूं, ये जो रेयरर और डेंसर का हिसाब किताब है ना मेरे बच्चे, रेयरर मीडियम डेंसर मीडियम, जो हिसाब किताब है रेयर डेंसर का, ये मेरे स्टूडेंट्स ना रेयरर डेंसर ऐसे नहीं कहा जाता मीडियम को, किसी के रिस्पेक्ट में कहा जाता है रेयरर डेंसर। जैसे मैं पूछूं आपसे, बताइएगा मुझे, मैं पूछूं आपसे कि बताइए मुझे ये लाइन बड़ा है कि छोटा, तो क्या बताइएगा? जैसे हम लोग रिफ्रैक्शन सीख लिए ना, अब थोड़ा सा डिटेल में रेयरर डेंसर के बारे में जानते हैं, दो चार बातें। तो मैंने क्या बोला आपसे, सुनिए, मैंने क्या बोला आपसे कि हम आपसे पूछे कि लाइन बड़ा है कि छोटा, तो क्या बोलिएगा आप? कुछ बच्चे बड़ा बोलेंगे, कुछ बच्चे छोटा बोलेंगे। तो जो बड़ा बोलेंगे, तो इससे भी बड़ा लाइन अगर खींच दूं तो इसके लिए ये लाइन क्या हो जाएगा? छोटा। और जो छोटा बोलेंगे तो उससे भी छोटा खींच दूं तो इसके लिए ये लाइन क्या हो जाएगा? बड़ा। देखिए, इससे ये छोटा, इससे ही बड़ा। तो जैसे बड़ा, छोटा, गोरा, काला किसी के रिस्पेक्ट में कहा जाता है। मैं बोलूंगा ना जी ना, मैं चमक रहा हूं सोना के जैसा, तो मैं बहुत गोरा हूं। तो इंग्लैंड के जो लोग होगा वो बोलेगा आइए सर आइए, चेहरा मिलाइए, उसके बाद न पाइए कि आप गोरा हैं कि हम काला। उसके रिस्पेक्ट में मैं काले हो जाऊंगा। और अगर मैं साउथ अफ्रीका वगैरह के जो लोग हैं उधर से अपना चेहरा मिलाऊं तो उनसे तो मैं बेहतर हूं। तो कहने का सेंस क्या हुआ? अमीर गरीब, गोरा काला, ये सब किसी के रिस्पेक्ट में कहा जाता है, किसी के रिस्पेक्ट में। ओके, तो मैं वैसे ही बोला मेरे बच्चे कि जो रेयरर डेंसर के बारे में हम लोग डिटेल जानने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो रेयरर डेंसर भी ना किसी के रिस्पेक्ट में कहा जाता है, अकेले नहीं कहा जाता रेयर डेंसर, वो भी किसी के रिस्पेक्ट में कहा जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले तो बड़ा पुख्ता समझ में आएगा। देखिए, खैर रेयरर का मतलब तो मेरे बच्चों को समझ में आ गया, लो स्पीड, पता ही है। और डेंसर का मतलब, सॉरी, रेयर का मतलब हाई स्पीड, और डेंसर का मतलब क्या होता है? लो स्पीड। ओके, चलिए मैं बताता हूं, इस चीज को आगे बताता हूं, समझिएगा क्या कर रहा हूं आपसे। मैं बोल रहा हूं मेरे बच्चे, मैं बोल रहा हूं आपसे कि जैसे मान लीजिए मैं एयर को और वाटर को ले लेता हूं, ये दो एग्जांपल लेता हूं, एयर और वाटर। ओके, तो आपको पता है कि वाटर के रिस्पेक्ट में एयर में हाई स्पीड होता है, इसलिए ये हमारा रेयरर हो गया वाटर के रिस्पेक्ट में। यस और नो? वाटर से ज्यादा स्पीड होता है एयर में, तो एयर में अधिक स्पीड, इसलिए रेयरर बन गया। और वाटर में जो स्पीड होता है मेरे बच्चे वो लो होता है, इसलिए ये हमारा डेंसर मीडियम बन गया। ये देखिए, ओके, तो हमारा ये जो वाटर है वो डेंसर मीडियम बन गया, ए इसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में। लेकिन वहीं अगर मैं वाटर और ग्लास अगर एग्जांपल के लिए लूं, तो ग्लास में स्पीड और भी लो होता है, वाटर से भी कम होता है, और वाटर में इसके रिस्पेक्ट में इससे अधिक स्पीड होता है वाटर में। तो देखिए, इन दोनों को अगर कंपेयर करूं तो वाटर हमारा क्या हो जाएगा? वाटर में हाई स्पीड है इससे, तो ये बन जाएगा रेयरर। ग्लास से ज्यादा स्पीड होता है वाटर में, एयर से तो कम होता है लेकिन ग्लास से ज्यादा स्पीड होता है वाटर में, इसलिए बन जाएगा रेयरर। और ग्लास में कम स्पीड होता है ये डेंसर। तो देखिए कुछ चीज को कि एयर के रिस्पेक्ट में वाटर आपका डेंसर है, लेकिन ग्लास के रिस्पेक्ट में वाटर आपका क्या है? रेयरर। देख लीजिए, तो वही मैं कह रहा था कि रेयरर डेंसर ना मेरे बच्चे किसी के रिस्पेक्ट में कहा जाता है, अकेले नहीं कि ये रेयरर ये डेंसर, किसके रिस्पेक्ट में। आप हो सकता है जिस मीडियम को डेंसर बोल रहे हो
यानी कि उसमें जो लो स्पीड है, कम स्पीड है, किसी दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में उसमें अधिक स्पीड हो, तो उसके लिए तो ये जो मीडियम है ये बन जाएगा क्या, रेयरर बन जाएगा ना। तो डिपेंड करता है, मेरे बच्चे मेरे लिए ये बातें याद रखेंगे, मेरे बच्चे मेरे लिए ये बात याद रखेंगे क्या, कि रेयरर मीडियम उसे बोलते हैं जिसमें लाइट का स्पीड अधिक हो, डेंसर उसे बोलते हैं जिसमें ऑप्टिकली रेयरर और ऑप्टिकली डेंसर की बात करो, लाइट के नजरिए से, प्रकाश के नजरिए से, ओके। और डेंसर उसे बोलते हैं जिसमें लाइट का स्पीड क्या हो मेरे बच्चे, कम हो। और रेयरर डेंसर अकेले नहीं बल्कि किसी के रिस्पेक्ट में कहा जाता है, उसके रिस्पेक्ट में कौन रेयरर, उसके रिस्पेक्ट में कौन डेंसर, फलां के रिस्पेक्ट में कौन डेंसर, फलां के रिस्पेक्ट में कौन रेयरर। ये बातें क्लियर हो गई जी सर। चलो ये तो समझ गए, जिसमें स्पीड अधिक होगा वो रेयरर, जिसमें स्पीड कम होगा वो डेंसर, ओके ठीक है। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट जानते हैं, दूसरा पॉइंट क्या है, बहुत सारे लोग ना ये समझते हैं ना कि जो भारी वस्तु है, जो भी चीज भारी है, मतलब जिसका मास डेंसिटी अधिक है, भारी का मतलब ये हो गया कि जिसका मास डेंसिटी अधिक है, तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जिसका मास डेंसिटी अधिक है, जो भारी होगा ना, उसमें लाइट का स्पीड हमेशा कम होगा। वो समझते हैं वो कि जो भारी होगा उस मीडियम में लाइट का स्पीड हमेशा कम होगा और वो हमेशा डेंसर होगा, लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई मीडियम वजन के मामले में हल्का हो, लेकिन हल्का होने के कारण उसको रेयरर होना चाहिए था, लेकिन वो डेंसर हो, यानी कि उसमें लाइट का स्पीड काफी कम होता है, ऐसा हो सकता है। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि ठीक है, ऑलमोस्ट केसेस में, बहुत सारे केसेस में ये चीजें होती हैं जो हम लोग जनरली जो जानते हैं, जो ऑब्जेक्ट उसके लिए होती है कि जो भारी है उसमें लाइट का स्पीड कम होता है, इसीलिए डेंसर, देखिए इसलिए डेंसर, और जो इससे हल्का है इसमें लाइट का स्पीड अधिक होता है, इसलिए क्या हो गया, रेयरर। या इन दोनों के रिस्पेक्ट में जो भारी है उसमें लाइट का स्पीड, इन दोनों में जो भारी है वाटर, उसमें लाइट का स्पीड कम होगा, और लाइट का स्पीड जब कम होगा मेरे बच्चों तो ये रेयरर बन जाएगा, ये रेयरर, सॉरी डेंसर, और जो हल्का होगा उसमें लाइट का स्पीड हाई होगा, वो बन जाएगा रेयरर। बट परंतु मेरे बंधु बांधव, ये हमेशा सही नहीं है। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि मास डेंसिटी और ऑप्टिकल डेंसिटी हमेशा सेम नहीं होता। इसे मैं लास्ट में लिखाऊंगा, बाद में लिखाऊंगा, लेकिन अभी इस छोटे से टीचर के लिए ये बात याद रखिएगा। कौन सी बात, मास डेंसिटी और ऑप्टिकल डेंसिटी सेम ना ही होता है, ना ही होता है, ना ही होता है। एक एग्जांपल मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, ओके। टर्पेंटिन और वाटर का, देखिए ऐसे और भी एग्जांपल होते हैं, ओके। एक एग्जांपल रखना चाहूंगा टर्पेंटिन का मेरे बच्चे, और मेरे बच्चे वाटर का। ये देखिए वाटर का, तो अपने बच्चों को मैं बता दूं कि टर्पेंटिन और वाटर को अगर मैं कंपेयर करूं, इन दोनों को, किसको, टर्पेंटिन को एंड वाटर को कंपेयर करूं, तो जो वजन में यानी मास के मामले में वाटर आपका भारी होता है। देखिए भारी मतलब इसका मास डेंसिटी अधिक होता है। समझ रहे मेरी बातों को, मैं क्या कर रहा हूं, भारी मतलब मास डेंसिटी इसका अधिक होता है। ये देखिए, तो टर्पेंटिन और वाटर को अगर मैं कंपेयर करूं तो आपका वाटर भारी होता है और इसका मास डेंसिटी अधिक होता है, और टर्पेंटिन हल्का होता है। यानी कि हल्का होने का मतलब इसका मास डेंसिटी हमारा कम होता है। अच्छा मुझे ये बताइए, अगर इससे आप रेयरर डेंसर देखेंगे तो क्या बोलेंगे, इसको भारी और हल्का देखेंगे तो क्या बोलेंगे, ये हम बोलेंगे कि जो हमारा वाटर ये भारी, इसके हिसाब से डेंसर होना चाहिए, टर्पेंटिन हल्का, इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, रेयरर। बट ऐसा नहीं होता है, क्यों, क्योंकि जो वाटर है ना, इसमें स्पीड हाई होता है और टर्पेंटिन में लाइट का स्पीड लो होता है, इसके रिस्पेक्ट में कम। टर्पेंटिन हल्का होता है तो इसे क्या होना चाहिए, रेयरर। वाटर भारी होता है, इसे क्या होना चाहिए, डेंसर। लेकिन ऐसा नहीं है, ये मास डेंसिटी को देख करके आप रेयरर डेंसर नहीं बोल सकते हैं। तो
मैंने एग्जांपल के लिए बता रहा हूं कि जो वाटर होता है वो भारी, तो इसको डेंसर होना चाहिए। टर्पेंटिन हल्का होता है तो इसको रेयरर होना चाहिए, अगर मास डेंसिटी से समझेंगे तो। लेकिन ऐसा नहीं है, वाटर भारी है फिर भी इसमें स्पीड अधिक होता है लाइट का, और टर्पेंटिन हल्का है और इसमें स्पीड लो होता है और लो स्पीड है, इसलिए ये बन जाएगा मेरे बच्चे डेंसर और हमारा वाटर बन जाएगा रेयरर। देख लीजिए, अब देखिए इस चीज को सोचिए एक बार, जरा देखिए और जरा सोचिए एक चीज को, इस बार नोट कीजिए स्टूडेंट, मतलब सोचिए इसके बारे में। समझ में आ रही चीजें मैं क्या कर रहा हूं? मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि रेयरर डेंसर में कंफ्यूज नहीं होने का। डेंसर उसे बोलते हैं जिसमें लाइट का स्पीड कम होता है, और रेयरर उसे बोलते हैं जिसमें लाइट का स्पीड अधिक होता है। बट वजन से आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते, मास से आप कंपेयर नहीं कर सकते रेयरर डेंसर को। ओके, देख लीजिए आप इसका एग्जांपल, इसको दोबारा देखिएगा। वाटर भारी होता है, होना चाहिए था भारी के अकॉर्डिंग डेंसर। देखिए यहां भारी है तो डेंसर है, वाटर से भारी है ना ग्लास तो डेंसर है, भारी है तो डेंसर है। लेकिन ऐसा हमेशा सही नहीं कि जो भारी है वो डेंसर होगा, क्योंकि मास डेंसिटी अलग चीज है और ऑप्टिकल डेंसिटी अलग चीज है, दोनों अलग अलग चीज है। इसको मैं लिखाऊंगा, अभी पहले मैं पढ़ा लूं। तो आप लोग रिफ्रैक्शन लिख लिए? यस, चलिए। तो अब क्या कीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट लिखिए। लिखिए तो चलिए लिखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जल्दी जल्दी मेरे बच्चे, जल्दी जल्दी लिखना शुरू कीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी लाइट के रिफ्रैक्शन का इंपॉर्टेंट पॉइंट VVI पॉइंट, सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट लाइट के रिफ्रैक्शन का। बस आप लिखना शुरू कीजिए और रेडी हो जाइए। सबसे पहला पॉइंट लिखिए, सबसे पहला पॉइंट ओके। when light goes from rarer to denser medium, या when ray भी बोल सकते हैं, when ray goes from rarer to denser medium, then when ray goes from rarer to denser medium, then it bends towards normal. When light goes from rarer to denser medium, then refracted ray बोल सकते हैं, या it bends जो भी, then it bends या then refracted ray bends towards normal, and angle of deviation is I minus R, and angle of deviation is I minus R. But उसी में लिखिए but when light goes from denser to rarer medium, but when light goes from denser to rarer medium, then it bends away from normal, या then refracted ray bends away from normal, and angle of deviation is R minus I, and angle of deviation is R minus I, deviation is R minus I. ओके बस, और ये फिगर अलग ड्रॉ कर लीजिए और ये फिगर अलग ड्रॉ कीजिए। चलिए दोनों फिगर को ड्रॉ कीजिए, ये ड्रॉ करके नीचे लिखिए, ड्रॉ करके नीचे लिखिए। बस मैं साइड हटता हूं, ड्रॉ कीजिए जल्दी से, जल्दी मेरे बच्चे। ओके चलिए कर लिए ड्रॉ, तो बहुत 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 अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इतना सब जानने के बाद एक बात और कि देखिए, जब लाइट का रिफ्रैक्शन होता है तो डेंसर से रेयरर में जाता है तो क्या होता है, रेयरर से डेंसर में जाता है तो स्पीड कम जाता है, और रेयरर से डेंसर में जाता है तो क्या हो जाता है, कम जाता है। ओके ठीक है, तो अगला पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा एक बात और जानते हैं क्या, तीन चीज मेनली होता है रिफ्रैक्टेड रे का या रिफ्लेक्टेड रे का, जो टकरा के लौटता है उसका,
या जो अंदर जा रहा है उसका तीन चीज मेनली होता है। कौन कौन सा चीज सुनिए। सबसे पहला जो चीज होता है वो होता है मेरा बच्चा स्पीड, कि रिफ्रैक्टेड के स्पीड पे क्या असर पड़ेगा। दूसरा वेवलेंथ, और तीसरा हमारा फ्रीक्वेंसी। स्पीड, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। तो पहले तो मैं बता दूं मेरे बच्चे कि फ्रीक्वेंसी पे कोई असर नहीं पड़ता है, न यहां न यहां, न रिफ्लेक्शन में न रिफ्रैक्शन में। फ्रीक्वेंसी रिफ्रैक्टेड रे का उतना ही होता है जितना हमारा रिफ्लेक्टेड रे का था। दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होती है, मतलब इंसिडेंट रे का जितना फ्रीक्वेंसी रहेगा उतना ही इसका रहेगा, रिफ्रैक्टेड का फ्रीक्वेंसी नहीं असर पड़ता। पूछिए क्यों? क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी होता है ना मेरे बच्चे, वो होता है एक सेकेंड में होने वाला वाइब्रेशंस, कंप्लीट वाइब्रेशंस किसी वेव का। जैसे लाइट वेव निकला, वाइब्रेट करता होगा वेव, कोई भी वेव, रस्सी वाला वेव भी देखते वाइब्रेट करता है ऐसे 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 ऐसे। तो आपको पता होगा कि एक सेकेंड में जितना वेव निकला बोलिए, या जितना बार वाइब्रेट किया, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। मान लीजिए सन से लाइट निकला, एक सेकंड में मान लीजिए 10 टू द पावर 14 बार वाइब्रेट किया। देखिए एक सेकंड में मान लीजिए इतना टाइम वाइब्रेट किया फ्रीक्वेंसी। तो अगर आने वाला वेव एक सेकंड में इतना बार वाइब्रेट कर रहा है 10 टू द पावर 14 टाइम, तो जो जाने वाला है वो भी तो उतना ही बार ना वाइब्रेट करेगा। आने वाला अगर 10 टू द पावर 14 टाइम वाइब्रेट कर रहा है मेरे बच्चे इंसिडेंट वेव, तो जो रिफ्रैक्टेड वेव है वो भी तो 10 टू द पावर 14 टाइम ही वाइब्रेट करेगा ना। जितना वाइब्रेशन होगा इंसिडेंट का उतना ही वाइब्रेशन होगा रिफ्रैक्टेड का। ये देखिए, दिख रहा है मेरी बातों को? इसलिए इंसिडेंट का और रिफ्रैक्टेड का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो क्या होता है मेरे बच्चे? सेम होता है। याद रखिएगा, दोनों का फ्रीक्वेंसी क्या होगा? इंसिडेंट का और रिफ्रैक्टेड का क्या होगा? सेम। अगर इसका 10 टू द पावर 14 है तो इसका भी सेम हो जाएगा 10 टू द पावर 14। समझ में आ रही है बातें? आइडिया लग रही है मेरी बात है? मैं क्या कर रहा हूं, अगर इसका 10 टू द पावर 14 है तो इसका 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज होगा, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम होगा। आइडिया लग रही है? जी सर आइडिया लग रही है। चलिए मेरे बच्चे, आइडिया लग रही है तो बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। ओके जी सर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। कहां गया कहां गया कहां गया? हाँ ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं। यहां भी सेम चीज, यहां भी सेम चीज, यहां भी सेम चीज। क्या कि अगर इंसिडेंट का जितना फ्रीक्वेंसी होगा उतना रिफ्रैक्टेड का, तो फ्रीक्वेंसी में कोई असर नहीं पड़ता है। स्पीड चेंज होता है, आपको पता है। कब स्पीड रेयर से डेंसर में जाएगा स्पीड कम जाएगा, और डेंसर से रेयर में जाएगा तो स्पीड क्या होगा? बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, हाई स्पीड हो जाएगा। आपको पता है ये बातें। तो मैं क्या कर रहा हूं, सुनिए मैं क्या कर रहा हूं आपसे, मैं क्या कर रहा हूं कि आप लोग पढ़े होंगे कि किसी भी वेव का स्पीड फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ होता है। पढ़े, किसी भी वेव का स्पीड जो होता है फ्रीक्वेंसी इंटू उसका वेवलेंथ होता है, किसी वेव का स्पीड। तो मेरे बच्चे मैं आपसे क्या कर रहा हूं, सुनिए मेरे बच्चे, मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि देखिए फ्रीक्वेंसी सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है। ओके, स्पीड चेंज हो रहा है। स्पीड चेंज कब होगा सोचिए तो? किसी भी वेव का स्पीड उसके फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ के इक्वल होता है। लैम्डा को दिखाते हैं वेवलेंथ को लैम्डा से। तो मैं कह रहा हूं कि फ्रीक्वेंसी सेम है, ये चेंज नहीं होगा, इसको हटा दीजिए। और ये भी चेंज हो गया, क्यों? क्योंकि लैम्डा चेंज होता है, वेवलेंथ चेंज होता है। मैं कह रहा हूं ना कि जो तीन चीज मैंने बोला ना रिफ्रैक्टेड रे का, स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, तो स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता, लेकिन स्पीड और वेवलेंथ दोनों चेंज होता है मेरे बच्चे। स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में स्पीड चेंज नहीं होता है, समझ रहे मेरी? स्पीड लेकिन 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 ये फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। मैं क्या बोल रहा हूं, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, लेकिन स्पीड और वेवलेंथ दोनों चेंज हो जाता है। ओके, आइडिया लगी ये चीजें? चलिए लिखिए इस चीज को। हाँ सही है, अगला पॉइंट लिखिए दूसरा। और हाँ याद रखिएगा, स्पीड जब कमेगा तो वेवलेंथ भी कम जाएगा, क्योंकि वेवलेंथ कमेगा तभी स्पीड कमेगा। दोनों डायरेक्टली है ना प्रोपोर्शनल। वेवलेंथ कमेगा तब स्पीड कमेगा, और वेवलेंथ अगर बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ेगा। लिखिए अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, दूसरा पॉइंट दूसरा नंबर में लिखिए। लिखिए अगला पॉइंट, इन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्या? लाइट, स्पीड एंड वेवलेंथ ऑफ रिफ्रैक्टेड रे चेंजेज, स्पीड एंड वेवलेंथ ऑफ रिफ्रैक्टेड रे चेंजेज, बट
बट नॉट एनी इफेक्ट ऑन फ्रीक्वेंसी, but not any effect on frequency. A speed and wavelength of refracted ray changes but not any effect on frequency. यानी फ्रीक्वेंसी पे कोई असर नहीं पड़ेगा और स्पीड और वेवलेंथ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्लियर? क्लियर जी सर, क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट नहीं, इसी में लिखाऊंगा। क्या इसी में क्या लिखाऊंगा, सुनिए। फ्रीक्वेंसी पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा। स्पीड चेंज होगा तो स्पीड कमेगा कब, जब रेयर से डेंसर में जाएगा तो, और स्पीड बढ़ेगा कब, जब डेंसर से रेयर में जाएगा तो। ओके, इस चीज को लिख लीजिए। फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं कमता है वो भी लिखा था, लेकिन पहले इस चीज को लिखिए। उसी में नीचे लिखिए, एक लाइन छोड़ करके दूसरे पॉइंट के अंदर ही लिखिए। व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, रेयर टू डेंसर मीडियम, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, rare to denser medium, then क्या, then its a speed and wavelength decreases, then its a speed and wavelength decreases। जब लाइट रेयर से डेंसर में जाता है तो स्पीड भी और वेवलेंथ दोनों डिक्रीज हो जाता है। लिखे, then its a speed and wavelength decreases। क्लियर मेरे बच्चे? यस क्लियर। इसी के में और नीचे लिखिए, डिक्रीजेस के बाद फुल स्टॉप के बाद नीचे एक लाइन चेंज करके फिर से लिखिए, बट उसी में लिखे ना फुल स्टॉप का, वट व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, वट व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, देन its a speed and wavelength increases, then its a speed and wavelength increases, wavelength increases। ओके, ठीक है। अच्छा एक चीज और, यहां पे स्पीड भी कम जाएगा, वेवलेंथ भी कम जाएगा। रेयर से डेंसर में जाएगा तो, और डेंसर से रेयर में जाएगा तो स्पीड भी बढ़ जाएगा, वेवलेंथ भी बढ़ जाएगा। बट एक बात मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होगा। नहीं, क्यों नहीं चेंज होगा फ्रीक्वेंसी, ये बताइए। फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं चेंज होएगा? स्पीड नहीं चेंज होएगा, वेवलेंथ चेंज नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं चेंज होएगा, ये मुझे बताइए। फ्रीक्वेंसी के साथ ऐसा क्या बात है जो चेंज नहीं होगा? फ्रीक्वेंसी बोलिए। चलिए मैं बताता हूं फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं चेंज होगा। सुनिए मेरी बात, मैं बताता हूं फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं चेंज होगा। फ्रीक्वेंसी इसलिए नहीं चेंज होगा मेरे बच्चे क्योंकि फ्रीक्वेंसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। भी मैंने बताया कि सोर्स पर डिपेंड करता है। इससे जो लाइट निकल रहा है वो एक सेकंड में कितना बार वाइब्रेट कर रहा है, या जो भी वेव निकल रहा है वो कितना बार वाइब्रेट कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इस बात पर नहीं डिपेंड करता है कि आगे कौन सा मीडियम। जैसे मान लीजिए हवा में 10⁻14 टाइम वाइब्रेट कर रहा है, तो हवा से अगर मान लीजिए जाएगा पानी में तो भी उतना ही टाइम वाइब्रेट करेगा ना। वाइब्रेट तो जितना टाइम कर रहा है उतना ही टाइम करेगा ना। लिखिए अगला लिखिए मेरे बच्चे, अगला लिखिए। नेक्स्ट लिखिए। ओके, हाँ नेक्स्ट नहीं, उसी में नोट करके लिख लीजिए या क्वेश्चन करके लिख लीजिए। नोट करके लिखिए, नोट करके। सेकंड पॉइंट जहां तक लिखे ना उसके नीचे नोट करके लिखिए, नोट करके। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्रैक्टेड रे डजंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्रैक्टेड रे, frequency of refracted ray doesn't change because frequency of refracted ray doesn't change because frequency depends on source, because frequency depends on source not on medium। क्योंकि फ्रीक्वेंसी सोर्स पे डिपेंड करता है मेरे बच्चे, ना कि इस मीडियम पे डिपेंड करता है। नॉट ऑन मीडियम, बिकॉज फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन सोर्स नॉट ऑन मीडियम। क्लियर। चलिए अगला पॉइंट पे चलते हैं। ये सब तो जान गए। अगला नेक्स्ट पॉइंट मुझे ही बताइए कि लाइट का इंटेंसिटी क्या होगा। इंटेंसिटी या एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर जाएगा जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा।
कुछ ना कुछ एनर्जी का रिफ्रैक्शन में लॉस होएगा और इंटेंसिटी वगैरह डिक्रीज कर जाएगा। लिख सकते हैं, डिक्रीज कर जाता है। लिख लीजिए अगला पॉइंट, इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड, ये भी लिख सकते हैं। इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्रैक्टेड रे, इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्रैक्टेड रे डिक्रीजेस। क्लियर? चलिए, ये बातें अगर क्लियर हो गई मेरे बच्चे, तो इसके बाद नोट में उस चीज को लिखा रहा हूं, इसको रेयर डेंसर वाला बात। क्या कि डेंसर का मतलब होता है कि उसमें स्पीड हो लो, रेयरर का मतलब होता है कि इसके रिस्पेक्ट में इसमें स्पीड हो हाई, यानी इसके रिस्पेक्ट में ये रेयरर, वाटर के रिस्पेक्ट में ये रेयरर, एयर के रिस्पेक्ट में ये डेंसर। ओके, वैसे सेम चीज यहां भी कि इसके रिस्पेक्ट में ये रेयरर और इसके रिस्पेक्ट में ग्लास हमारा क्या हो जाएगा, डेंसर। लेकिन जो लोग मास डेंसिटी को यानी भारी और हल्का को और ऑप्टिकल डेंसिटी को सेम मानते हैं, उनके लिए मैं लिखाना चाहूंगा ये पॉइंट को। चलिए नोट में इस पॉइंट को लिखिए, जरा नोट में लिखिए, इस पॉइंट को लिखिए। ऑप्टिकल डेंसिटी, लिखिए, ऑप्टिकल डेंसिटी इज नॉट सेम एज, ऑप्टिकल डेंसिटी इज नॉट सेम एज मास डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी इज नॉट सेम एज मास डेंसिटी, दोनों सेम नहीं है। ओके, उसमें फुल स्टॉप के बाद लिखिए, इट इज पॉसिबल दैट, ऐसा हो सकता है, इट इज पॉसिबल दैट, क्या कि अगर कोई भारी हो तो भारी होने के बाद भी उसका ऑप्टिकल डेंसिटी कम हो, यानी वो रेयरर हो, भारी होने के बावजूद भी वो रेयरर हो सकता है ऐसा। लिखिए, हमने क्या बोला आपसे, मैंने बोला ऑप्टिकल डेंसिटी इज नॉट सेम एज मास डेंसिटी। फुल स्टॉप बाद लिखिए, इट इज पॉसिबल दैट मास डेंसिटी ऑफ एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, it is possible that mass density of an optically denser medium, it is possible that mass density of an optically denser medium, mass density of an optically denser medium may be less than that of an optically rarer medium, may be less than that of an optically rarer medium, यानी जो ऑप्टिकली रेयरर है ना, रेयर, उसका हो सकता है कि मास डेंसिटी जो हो ना वो अधिक हो। लिखें, इट इज पॉसिबल दैट मास डेंसिटी ऑफ ऑप्टिकली डेंसर मीडियम मे बी लेस देन, जो डेंसर है उसका मास डेंसिटी कम हो सकता है रेयरर से, हो सकता है पॉसिबल। लिखे, इट इज पॉसिबल दैट मास डेंसिटी ऑफ एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम मे बी लेस देन दैट ऑफ एन ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। ओके, ऐसा हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए नीचे लिखिए, टर्पेंटिन एंड वाटर। एग्जाम्पल के लिए लिखिए टर्पेंटिन एंड वाटर, TURPENTINE। एग्जाम्पल के लिखिए टर्पेंटिन एंड वाटर, TURPENTINE, टर्पेंटिन एंड वाटर। और उसे में लिखिए, उसमें टर्पेंटिन एंड वाटर के बाद लिखिए उसी में क्या लिखिए, टर्पेंटिन एंड वाटर में मास डेंसिटी ऑफ टर्पेंटिन इज लेस देन दैट ऑफ वाटर। मास डेंसिटी ऑफ टर्पेंटिन इज लेस देन दैट ऑफ वाटर। वाटर से टर्पेंटिन का मास डेंसिटी कम होता है। मास डेंसिटी ऑफ टर्पेंटिन इज लेस देन दैट ऑफ वाटर। मास डेंसिटी ऑफ टर्पेंटिन इज लेस देन दैट ऑफ वाटर। लिखें, मास डेंसिटी ऑफ टर्पेंटिन इज लेस देन दैट ऑफ वाटर, but
but it is denser medium. But it is denser medium because a speed in turpentine is less than, because speed in turpentine, speed मतलब in turpentine, या बोल सकते because speed of light in turpentine, जो भी लिखिए, because speed of light in turpentine is less than that of water. बस वही जो मैंने बोला उसको मैं लिखा दिया. ओके, मैं इसे साफ कर रहा हूं इस चीज को. अब इसके बाद मेरे बच्चे आपको देखना होता है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. बताइए मुझे कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो होता है वो क्या होता है. रिफ्लेक्शन का तो दो लॉ होता था, आपको ही पता, मुझे भी पता, हम सबको पता है कि लाइट के रिफ्लेक्शन का दो लॉ होता था, आई इक्वल टू आर, और आने वाला रे, जाने वाला रे, और नॉर्मल मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक प्लेन में होगा, यही ना होता था. तो यहां तो आई इक्वल टू आर नहीं होगा मेरे बच्चे, आई बड़ा आर छोटा, या आई छोटा आर बड़ा, ऐसा कुछ हो रहा है. तो रिफ्रैक्शन का दो लॉ कौन कौन सा होता है. पहला लॉ तो सेम है रिफ्लेक्शन के जैसा कि आने वाला रे यानी इंसिडेंट रे, जाने वाला रे यानी रिफ्रैक्टेड रे, और नॉर्मल, तीनों सेम प्लेन में रहता है. सेम प्लेन का मतलब मैं समझा चुका हूं, सेम पॉइंट नहीं, सेम प्लेन. सेम प्लेन का मतलब मैं समझा चुका हूं कि क्या होता है. ओके, चलिए तो लिखिए अब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. लिखिए लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ओके, चलिए मेरे बच्चे इस चीज को लिखिए जल्दी से. लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में लिखिए, क्या लिखिएगा. पहला लॉ, फर्स्ट लॉ, पहला लॉ कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्रैक्टेड रे, फर्स्ट लॉ में कर रहा हूं, इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल at point of incidence, incident ray, refracted ray and normal at point of incidence, and normal at point of incidence, all lies in same plane. Incident ray, refracted ray and normal at point of incidence and normal at point of incidence all lies in same plane. Incident ray, refracted ray and normal at point of incidence all lies in same plane. ठीक है, ठीक है. दूसरा लॉ क्या कहता है ये बताइए. आप जानते होंगे सेकेंड लॉ. सेकेंड लॉ सब बच्चा जानता है क्या, कि साइन आई बाई साइन आर का जो रेशियो होता है ये कांस्टेंट होता है. ऑलमोस्ट बच्चा जानता है रिफ्रैक्शन का सेकेंड लॉ कि साइन आई बाई साइन आर जो होगा वो कांस्टेंट होगा, लेकिन इसका रियल मतलब वो नहीं जानता है सेकेंड लॉ का. हाँ, सेकेंड लॉ तो जानता है बच्चा, लेकिन रियल मतलब ही नहीं जानता. इसका सब रटा हुआ रहता है कि मैं रियल मतलब बताता हूं. मैं एक बार एक बच्चे से पूछा कि रिफ्रैक्शन का सेकेंड लॉ क्या होता है. उसने बोला ओ सर ये तो बड़का आसान है सर. हम बोले कैसे. तो बोला कि सर जानते नहीं है. हम बोले नहीं. तो सर सेकेंड लॉ ये कहता है ना कि अगर मान लीजिए लाइट आई आया 60 डिग्री पे, आई हमारा 60 है, लाइट आया 60 पे, बच्चा हमसे बोल रहा है कि मान लीजिए लाइट आया 60 पे यानी आई 60 है, और गया रिफ्रैक्ट होके इस मनी सर मान लीजिए 30 डिग्री पे. हम बोले हाँ ठीक है. तो आर की वैल्यू 30 है. हम बोले हाँ. तो कहता है ना सर कि साइन आई बाई साइन आर जो होगा वो कांस्टेंट होगा. हम बोले वाह बहुत बढ़िया बच्चे. हम बोले इसका मतलब समझाइए. तो बच्चा बोल रहा है कि सेकंड लॉ ये कहता है कि साइन आई जो होगा, आई का जो साइन वैल्यू होगा, आर का जो साइन वैल्यू होगा कांस्टेंट होगा. तो हम बोले इसका मतलब समझाइए सेकंड लॉ का. तो बच्चा बोला सर बड़ा आसान तो मतलब है सर, साइन 60 यहां पुट कीजिए आई का वैल्यू, और साइन 30 पुट कीजिए आर का वैल्यू,
साइन 60 निकालेगा तो कितना आएगा, √3/2 आएगा सर। और साइन 30 निकालिएगा सर तो 1/2 आएगा सर, मर जाएगा 1/2 से 2 मर जाएगा, √3 है। देखिए सर √3 कांस्टेंट है ना सर, बच्चा हमसे बोल रहा है कि देखिए सर साइन आई बाई साइन आर निकालेंगे तो √3 कांस्टेंट नहीं आया सर। यही ना रिफ्रैक्शन का सेकंड लॉ होता है। हम बोले हे भगवान, हम बोले हे भगवान, ना 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 ना। पहली बात कि आप गलत समझे। अगर आप भी ये समझ रहे हैं कि साइन आई का वैल्यू पता है, साइन आर का वैल्यू पता है, डिवाइड करेंगे तो ये कुछ आएगा, ये कुछ आएगा, कट के कांस्टेंट आएगा, तो ये होता है सेकंड लॉ। नो, ये नहीं होता। अगर पहली बात सोचिए, दिमाग लगाइए थोड़ा, कि अगर ये जो कांस्टेंट आया, इस कांस्टेंट के नजरिए में अगर स्नेल्स सर, सेकंड लॉ को स्नेल्स लॉ भी कहा जाता है, तो स्नेल्स सर इस कांस्टेंट के नजरिए में अगर रिफ्रैक्शन का सेकंड लॉ बताए होंगे, अगर इस कांस्टेंट के नजरिए में, तो आप मुझे एक बात बता सकते हैं। कौन सी बात? आप मुझे एक बात बता सकते हैं। कौन सी बात? कि अगर इस कांस्टेंट के नजरिए में स्नेल्स सर सेकंड लॉ बताए हैं, अगर इसके नजरिए में, तो मेरे बच्चे एक लॉ जो होता है ना, उसका बहुत बड़ा वैल्यू होता है। मैं क्या बोला? मैं बोला कि एक जो लॉ होता है, कोई भी लॉ, ये लॉ, वो लॉ, कोई भी लॉ, उसका बहुत बड़ा वैल्यू होता है। कोई भी लॉ, किसी भी लॉ की बात करें तो उसका बहुत बड़ा वैल्यू होता है। ओके, तो इतना छोटा सा मैथ के कांस्टेंट के लिए तो स्नेल्स लॉ को लॉ नहीं कहा जाएगा। इतना लॉ ऐसे नहीं बोलता। देखिए रियल लॉ, इसका मत पहले मैं समझाता हूं सेकंड लॉ रियली में कहता क्या है। सेकंड लॉ रियली में कहता क्या है समझिए। देखिए सेकंड लॉ क्या कहता है। जैसे देखिए लाइट कितने डिग्री पे आया, ये बताइए, मैं समझाता हूं। लाइट कितने पे आया? 60 पे। कितने पे गया? 30 पे। साइन ई बाई साइन आर निकाले, कितना आया? √3। तो सेकंड लॉ क्या कहता है कि अगर किसी भी दो मीडियम, जैसे मान लीजिए मीडियम 1 है, ये मेरा मीडियम 2 है, तो किसी भी दो मीडियम के लिए अगर साइन आई बाई साइन आर अगर आ गया √3, अगर मान लीजिए कुछ आ गया, तो ये हमेशा इतना ही रहेगा, चाहे कितना आई और आर क्यों ना बदले। नहीं समझ में आया? चलिए मैं फिर से समझा रहा हूं। ये मीडियम 1, ये मीडियम 2 है। आई की वैल्यू कितनी है? 60। आर की वैल्यू कितनी है बोलिए? 30। साइन आई बाई साइन आर निकालेंगे तो कितना आ गया? √3। तो अगर इस मीडियम में मैं आई का वैल्यू मान लीजिए एग्जांपल के लिए चेंज किया, तो आई तो अपने मन से मान लीजिए 60 की जगह पर 70 डिग्री मैंने रख दिया, एग्जांपल के लिए मैं मारो 70 रख दिया, तो आर भी तो अपने जगह पे बदल जाएगा ना मेरे बच्चे। आई बदलूंगा, आई का वैल्यू, तो आर भी बदल जाएगा ना। अब फिर से ये जो नया वाला 70 डिग्री आई है और नया वाला जो आर आएगा, मुझे नहीं पता कितना आएगा, लेकिन जो भी चेंज होके आएगा उसका रेशियो निकालूंगा तो फिर से उतना ही आएगा जितना पहले आ रहा था। देखिए इस चीज को थोड़ा फील कीजिए, फिर मैं बताता हूं, सोचिए थोड़ा। और वैसे भी मेरे बच्चे किसी भी चीज में खुद का तो सोचना ही पड़ता है। खुद से सोचेगा तो आपका दिमाग और भी अधिक बढ़ेगा। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था आपसे सेकंड लॉ में? मैं क्या बोल रहा था? मैं सेकंड लॉ रिफ्रैक्शन में क्या कहा? 1 सेकंड मेरे बच्चे। मैं सेकंड लॉ रिफ्रैक्शन में क्या कहा? तो मैं सेकंड लॉ रिफ्रैक्शन में ये आपसे कहा कि किसी भी दो मीडियम के लिए, जैसे मान लीजिए मीडियम 1 है, मीडियम 2 है, तो किसी भी दो मीडियम के लिए आप साइन आई का जो वैल्यू निकालते हैं और साइन आर का जो वैल्यू निकालते हैं, इन दोनों का जो रेशियो आएगा, किन दोनों का? साइन आई का और साइन आर का, वो अगर √3 आ गया किसी भी आई और किसी भी आर पे, अगर मान लीजिए कुछ भी कांस्टेंट आ गया, √3 में तो समझने के लिए रहा हूं, कुछ भी आ गया, 2 आ गया, जो भी आ गया पता नहीं, या 1.5 आ गया, जो भी कांस्टेंट आ गया, तो आप आई अगर चेंज करोगे ना, और तो आर भी चेंज होगा। और किसी भी आई किसी भी आर पे अगर साइन आई बाई साइन आर निकालेंगे तो उतना ही आएगा जितना पहले आ रहा था। आप और आई चेंज कर दीजिए और बदल दीजिए, तो आर भी इधर बदल जाएगा, आर भी बदल जाएगा। फिर से साइन आई बाई साइन आर निकालेंगे मेरे बच्चे, तो उतना ही आएगा जितना पहले आ रहा था। ये देखिए उतना ही आएगा जितना पहले, यानी कांस्टेंट ही आएगा। आप आई और बदल दीजिए, आई का वैल्यू और बदल दीजिए, आर भी और बदल जाएगा, आर भी और बदल जाएगा। और साइन आई बाई साइन आर फिर से मेरे बच्चे उतना ही आएगा जितना पहले आ रहा था, जितना मतलब सेम आएगा किसी भी। अब ये मत सच समझिएगा कि जिंदगी में सेम हमेशा आएगा, नहीं 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 नहीं। अगर मान लीजिए इसमें आपको एग्जांपल बताता हूं, ऊपर एयर और ग्लास है, कौन कौन सा मैं बताता हूं, एयर और ग्लास है, हवा। देखिए मैं बता रहा हूं, एयर और नीचे ग्लास है। ओके,
तो एयर ग्लास के लिए साइन आई बाई साइन आर का वैल्यू 1.5 आता है, लगभग में 1.5 आता है। तो अगर साइन आई बाई साइन आर 1.5 आ गया ना एयर ग्लास के लिए मेरे बच्चे, एयर ग्लास के लिए, तो आप आई कुछ भी क्यों ना चेंज करते रहिए, आर ऑटोमेटिक चेंज होगा और उसको किसी भी आई और किसी भी आर, मतलब आई का जो आर होगा उस पर साइन आई बाई साइन आर निकालेंगे तो 1.5 आएगा। अब मीडियम चेंज करेंगे तब तो चेंज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी मीडियम 1 2 के लिए साइन आई बाई साइन √3 आया, तो ऐसा भी तो हो सकता है कोई मीडियम 1 और यहाँ 3 रख देंगे, 1 2 नहीं, 1 के जगह पर कोई दूसरा मीडियम 3 रख देंगे, उसके लिए निकालेंगे तो कुछ अलग आएगा। लेकिन वो 1 3 के लिए जो कुछ अलग आएगा तो आएगा, लेकिन वो 1 3 के लिए जो आएगा सो आएगा, वो नहीं बदलेगा। अब कुछ समझ में आया? फिर से मैं समझा रहा हूं, देखिए समझा नहीं रहा मतलब बता रहा हूं, फिर से लिखा दे रहा हूं क्या कि सेकेंड लॉ ये कहता है कि किसी भी दो मीडियम के लिए साइन आई बाई साइन आर कांस्टेंट होता है। तो ये मैथमेटिकल कांस्टेंट की बात नहीं कर रही है, वो ये कहता है कि साइन आई, आप चेंज करो आई कुछ आएगा, आप चेंज करो आर कुछ आएगा, आप चेंज कीजिएगा आई कुछ आएगा, आप चेंज कीजिएगा आर कुछ आएगा। ओके, तो आई चेंज होने और आर चेंज होने के बाद कुछ किसी भी फिक्स मीडियम के लिए, जो मीडियम दोनों फिक्स है उसके लिए साइन आई बाई साइन आर आ गया सो आ गया, वो नहीं बदलेगा। जैसे मैंने आपको बोला कि अगर मान लीजिए हवा है और ग्लास है और हवा और ग्लास के बीच आपका साइन आई बाई साइन आर का जो रेशियो आता है वो 1.5 आता है। तो चाहे मेरे बच्चे एक्सपेरिमेंट आप पृथ्वी के किसी एक शहर में करें या पृथ्वी के दूसरे शहर में करें या तीसरे शहर में करें, और आई का मान कुछ भी रखेंगे, आई बदलेगा आर बदलेगा, लेकिन साइन आई बाई साइन आर जो आएगा वो कट कर उतना ही आएगा जितना पहले आ रहा था। आप कहेंगे सर कैसे? यस पॉसिबल हो सकता है। देखिए ना, जैसे मान लीजिए एक हमारा 10 बाई कितना है, मान लीजिए 6, कितना कट के आएगा बोली तो 5/3 आएगा ना। और मान लीजिए 20/12 करूंगा, आई बढ़ा दूंगा, देखिए आई बढ़ा दिया तो साइन आई भी बढ़ जाएगा, साइन आर भी बढ़ जाएगा एग्जांपल के लिए, तो ये भी तो वही आएगा 5/3। देखिए तो 5 24 3 4 12 रेशियो ना, साइन आई बाई साइन आर रेशियो तो सेम हो सकता है ना। आप आई चेंज करेंगे तो आर ऑटोमेटिक चेंज करेगा, तो आई चेंज करेंगे तो साइन आई भी चेंज हो जाएगा, और आई चेंज करने से जब आर चेंज होगा तो साइन आर भी चेंज होगा, साइन आई भी चेंज होगा, साइन आर भी चेंज होगा, दोनों चेंज होगा। लेकिन साइन आई बटा साइन आर यानी साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर जो आएगा वो हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा, वो हमेशा सेम रहेगा मेरे बच्चे, साइन आई बाई साइन आर। तो मेरी बातों को समझ रहे, लिखिए सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ में लिखिए, फॉर गिवन टू मीडियम, सेकेंड लॉ में क्या कहता है? सेकेंड लॉ में फॉर गिवन टू मीडियम या मीडिया भी बोल सकते हैं, मीडियम रेशियो बिटवीन साइन आई, रेशियो बिटवीन साइन आई टू द साइन आर इज कांस्टेंट, या ऐसे भी बोल सकते हैं रेशियो बिटवीन साइन वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, रेशियो बिटवीन साइन वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sin value of angle of refraction is constant। समझ गए मेरी बातों को? क्लियर? यस, नीचे लिख लीजिए साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, लिखिए साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कांस्टेंट। ओके, अच्छा इस चीज को और लिखिए, लिखिए एक चीज नीचे, द अबव सेकेंड लॉ, जो सेकेंड लॉ हम लोग देखे ये साइन ए बाई साइन, इसको स्नेल्स लॉ भी कहा जाता है। द अबव सेकेंड लॉ इज कॉल्ड एज स्नेल्स लॉ, द अबव सेकेंड लॉ इज कॉल्ड एज स्नेल्स लॉ, SNELLS स्नेल्स लॉ। एक बात और मेरे बच्चे, एक बात और, कौन सी बात? समझिए कि मेरे डियर स्टूडेंट्स, यानी जादू नहीं हो गया कि हवा और ग्लास के लिए अगर साइन आई बाई साइन आर 1.5 आता है तो 1.5 ही आएगा। हवा और ग्लास के लिए अगर साइन आई बाई साइन आर 1.5 आता है तो 1.5 ही आएगा। मतलब इसको कोई नाम नहीं दे दें क्या? जैसे मान लीजिए आपका हवा और वाटर के लिए, पानी के लिए, हवा और पानी के लिए जो आता है वो 1.43 आता है, ये सबके लिए अलग अलग होता है।
तो इसको ये कांस्टेंट है, जैसे मान लीजिए कोई मीडियम 1 मीडियम 2 है, मीडियम 2 1 और मीडियम 2 के लिए साइन वाई साइन कांस्टेंट हमेशा आएगा। तो इसको एक नाम दिया जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नाम सुने होंगे आप, साइन आई बाई साइन आर किसी भी मीडियम के लिए कांस्टेंट आ गया ना। जैसे मान लीजिए कि हवा पानी के लिए जो आ गया, तो हवा पानी के लिए जो आ गया सो आ गया, हवा वाटर के लिए आ गया सो आ गया, हवा ग्लास के लिए एयर ग्लास के लिए आ गया जो आ गया। तो क्यों ना उसका एक नाम दे दिया जाए, उसको एक नाम दिया जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आपको पता होगा मेरे बच्चे। तो चलिए हेडिंग कीजिए यहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हेडिंग कीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हेडिंग कीजिए मेरे स्टूडेंट्स, हेडिंग कीजिए आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बढ़िया से मैं भी पढ़ाता हूं और आप भी देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। वैसे मेरे बच्चे इतना तो समझ गए कि ये क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बताइए कि न्यूटन सॉरी स्नेल सर का जो लॉ है, यानी कहने का मतलब मेरी बात ये मेरे बच्चे कि जो हमारा रिफ्रैक्शन का सेकेंड लॉ है उसी का उपज है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यस और नो? बताइए मुझे, लाइट के रिफ्रैक्शन का जो सेकेंड लॉ है, दूसरा नियम है, उसी का उपज है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं यस और नो? यस सर। तो चलिए मेरे स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। जो बढ़िया से देखते हैं मेरे स्टूडेंट्स, आप भी समझ आइएगा, मुझे हेल्प कीजिएगा समझाने में। देखिए जैसे मान लीजिए ये मेरा सरफेस है। पहली बात एक बार जान लीजिए, सुनिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी भी किसी का अकेले नहीं निकलता, इस बात को याद रखिएगा। यह भी हमेशा किसी के रिस्पेक्ट में निकलता है। आप अगर यह बोलते हो कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना या फलाना या 3/2, ये गलत है। ग्लास का किसके रिस्पेक्ट में? एयर के रिस्पेक्ट में, वाटर के रिस्पेक्ट में, ऑयल तेल के रिस्पेक्ट में। किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो किसी के रिस्पेक्ट में निकलता है ना, अकेले नहीं ना निकलता। समझ रहे मेरी बात है मैं क्या कह रहा हूं? तो मैंने क्या बोला मेरे बच्चे, मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला? तो मैंने आपसे बोला, एक सेकंड, मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला? तो मैंने आपसे बोला मेरे डियर वाले स्टूडेंट्स, एक सेकंड मेरे डियर वाले स्टूडेंट्स, आपसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो अकेले कभी भी नहीं निकलता है, बल्कि किसी एक मीडियम के दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में निकलता है। अभी और कुछ क्लास करेंगे, अभी कुछ देर पढ़ेंगे तो समझ में आ गया। जैसे देखिए समझिए, मान लीजिए मेरे बच्चे कि ये मेरा मीडियम 1 है, मैं समझने के लिए लिख रहा हूं, ये हमारा मान लीजिए मीडियम 1 है, और मीडियम 1 में जो लाइट आया वो आई एंगल पे आया। ये देखिए ये हमारा मीडियम 1 है मेरे बच्चे, और मीडियम 1 में जो लाइट आया ये आई एंगल पे आया। ओके, और मान लीजिए आर एंगल पे गया, आर एंगल पे गया। और आपको पहले मैं लिखने के लिए सिखाता हूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे लिखा जाता है। अगर आपको निकालना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, शॉर्टकट में हम आर आई लिख रहे हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 का, मान लीजिए मीडियम 2 का निकाल रहे हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ये देखिए मीडियम 1, यानी हम लोग निकाल रहे हैं मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरे बच्चे 1 के रिस्पेक्ट में, तो उसे म्यू सिंबल से दिखाया जाता है, कहीं कहीं एन से भी, मैं दोनों बताता हूं। तो म्यू से दिखाता है, तो म्यू से कैसे दिखाएंगे बताइए? हम किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं? 2 का। किसके रिस्पेक्ट में? 1 के रिस्पेक्ट में। तो जब 2 का निकाल रहे हैं तो म्यू 2 लिखेंगे, 2 का निकालेंगे तो म्यू 2, 1 के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो यहां 1। देखिए यानी कि 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया 1 के रिस्पेक्ट में। और आप चाहे तो ऐसे भी एन से भी लिखा जाता है बहुत जगह से, एन 2 1। इसका मतलब वही हुआ कि दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले के रिस्पेक्ट में। देख लीजिए, मुझे एक बात और बताइए, मुझे एक बात और बताइए कि ये मेरे बच्चे इस बात को मेरे सारे स्टूडेंट्स दिमाग में डाल लिए, किस बात को? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी भी अकेले नहीं निकलता है, ये हमेशा किसी के रिस्पेक्ट में निकलता है। बिल्कुल सही। तो अगर हम मीडियम 2 का निकाले 1 के रिस्पेक्ट में तो कैसे लिखेंगे?
μ2 1, यानी 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के रिस्पेक्ट में, या n2 1, μ2 1 ऐसे या n2 1 ऐसे। अच्छा बताइए, तो अगर मैं 1 का, देखिए ये तो मैंने निकाला 2 का 1 के रिस्पेक्ट में, 2 का 1 के रिस्पेक्ट में, अगर मैं निकालूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, देखिए मीडियम 1, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, ये देखिए अगर मैं मीडियम 1 का निकालू 2 के रिस्पेक्ट में, तो मेरे बच्चे जल्दी बताइए, अगर मैं मीडियम 1 का निकालू 2 के रिस्पेक्ट में, तब कैसे दिखाएंगे? बोलिए, ऐसे दिखाएंगे, देखिए ऐसे, μ1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, देख रहे हैं, 1 का निकालूंगा 2 के रिस्पेक्ट में, तो μ1 मतलब 1 का, इधर 2 मतलब 2 के रिस्पेक्ट में, या ऐसे भी लिखा जाता है बुक में n12, मतलब 1 का 2 के रिस्पेक्ट में, देख लीजिए। तो कैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखा जाता है ये तो समझ में आ गया कि 2 का 1 के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो μ2 1 या n2 1, यहां देखिए, या अगर 1 का निकालेंगे 2 रिस्पेक्ट में तो μ12 या n12। अब किसके इक्वल होगा ये समझिए। देखिए तो मेरे बच्चे, अभी हम निकाल रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 का, देखिएगा मीडियम 2 का 1, यानी मीडियम 2 का निकाल रहे हैं, यहां देखिए मीडियम 2 का, इसकी बात कर रहा हूं, नीचे वाला की बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं ऊपर वाले की बात कर रहा हूं। अभी मैं मीडियम 2 का निकाल रहा हूं 1 के रिस्पेक्ट में, तो अगर मैं मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालूं तो 2 के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपको पता है कि साइन आई और साइन आर का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है, साइन आई बाई साइन आर कांस्टेंट होता है, और उसी कांस्टेंट को कहा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये मेरे सारे बच्चों को अच्छे से, यानी बहुत बढ़िया से पता है कि साइन आई बाई साइन आर को कहा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरे बच्चे। तो मैं क्या बातें समझाना चाह रहा हूं कि अगर हम मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं तो लाइट तो मीडियम 1 से आएगा, यानी ये आई है जो आई का काम करेगा और आर है जो आर का काम करेगा। सही बोल रहा हूं कि आई है जो आई का और आर है जो आर का, यानी अगर हम μ21 निकालूंगा दूसरे का मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा मेरे लिए साइन आई बाई साइन आर। देख रहे हैं बच्चे, अगर 2 का निकालूंगा तो साइन आई बाई साइन आर। अच्छा अब क्यों? क्योंकि 2 के लिए आई का काम करेगा ये 2, मीडियम 2 में रिफ्रैक्शन निकाल हो रहा है, मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, तो लाइट 1 से ना आएगा, तो 1 से आएगा तो ये काम करेगा आई का, ये काम करेगा आर का। और वहीं अगर मैं मीडियम 1 का निकालूं, देखिए मीडियम 1 का 2 के रिस्पेक्ट में, तो मीडियम 1 का अगर निकालूं तो मीडियम 1 में तो 2 से लाइट आएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये आर है वो काम करेगा आई का, मीडियम 1 में 2 से ना लाइट आएगा, तो आर है वो काम करेगा आई का, और जो आई है वो काम करेगा आर का। अगर कंफ्यूजन है तो एक सेकंड के लिए देखिए, इस एंगल को x और इस एंगल को y मान लीजिए। अब बताइए, मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर निकालू तो मीडियम 1 से लाइट आएगा, यानी x काम करेगा I का और y काम करेगा R का। मीडियम 1 से अगर लाइट आएगा तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। लेकिन अगर मैं मीडियम 1 का निकालूं तो इधर से ना लाइट ऐसे आएगा, मीडियम 1 में 2 से आएगा, तो ये काम करेगा I का, ये काम करेगा R का। देख रहे हैं, मीडियम 1 के लिए y काम करेगा I का और x करेगा काम R का। मतलब कि यहां मैं अभी आई आर ही लिख देता हूं, मतलब कि अगर मीडियम 2 का निकाल रहे हैं तो मीडियम 1 वाला I कहलाएगा, ये वाला R कहलाएगा, तो साइन आई बाई साइन आर। लेकिन अगर मीडियम 1 का निकाल रहे हैं 2 के रिस्पेक्ट में, तो ये कहलाएगा I और ये कहलाएगा R, मतलब ये साइन R बाई साइन I हो जाएगा। देख लीजिए, साइन R बाई साइन I हो जाएगा, साइन I बाई साइन R। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल दिखाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा इस क्वेश्चन को क्या देखना है। देखिए, आपको 2 मीडियम दिया हुआ, इस चीज को देखिए, इस पे लाइट आया 60 डिग्री पर, देख सकते हैं आप, और इसमें मान लीजिए गया मेरे बच्चे 30 डिग्री पर। देखिए 60 से लाइट आया और मान लीजिए 30 पे गया, 30 डिग्री आई है। ये मीडियम मान लीजिए दिया हुआ है 1 और ये दिया है मीडियम 2। तो कहा जा रहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, मतलब 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू 1। जल्दी बताइए, विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 पूछा जा रहा है।
यानी पूछा जा रहा है टू का, यानी μ2 1 के रिस्पेक्ट में, तो μ2 1 यहां से n2 का 1 के रिस्पेक्ट में। तो मेरे बच्चों से मैं पूछना चाहूंगा कि अगर मीडियम 2 का पूछ रहा है तो 60/30 होगा कि 30/60? ये बताइए, जल्दी बोलिए। मीडियम 2 का पूछ रहा है तो 60/30 होगा, सही बोल रहा हूं ना? 2 के लिए 60 काम करेगा i का और 30 काम करेगा r का। ये देखिए 60 का 2 में 1 से लाइट आएगा ना। ऐसे भी सोचिए 2 का निकालेंगे ना 1 के रिस्पेक्ट में, तो 1 के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, यानी 2 का निकाल रहे हैं, तो पहले लेंगे एंगल 1 का, बाद में लेंगे एंगल 2 वाला। यानी इसका निकाल रहे हैं तो हो जाएगा sin 60/sin 30, जो आप लोग को आपको पता है ऑलरेडी कि √3 आएगा। देखिए √3, और वहीं अगर मेरे बच्चे कट कीजिएगा तो √3 आएगा, ये वैल्यू रखिएगा। तो वहीं अगर इसी क्वेश्चन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 पूछता, देखिए अगर इसी क्वेश्चन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मीडियम 1 का पूछता 2 के रिस्पेक्ट में, देखिए विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, यहां देखिए 1 का पूछता 2 के रिस्पेक्ट में, तो उसे कैसे दिखाते, पहले दिखाते कैसे, μ12, यानी इस पे क्वेश्चन करेंगे आगे के क्लासेस में, लेकिन अभी 1 का पूछता 2 के रिस्पेक्ट में, तो μ12 मतलब 1 का 2 के रिस्पेक्ट में, या n12 मतलब 1 का 2 के रिस्पेक्ट में। ओके, और 1 का निकाल रहे हैं तो 60/30 करेंगे या 30/60? देखिए 1 का निकाल रहा है, 1 का निकाल रहे हैं तो 1 के लिए ये 30 काम करेगा i का और ये काम करेगा r का, यानी हो जाएगा मेरे बच्चे sin 30/sin 60, और सॉल्व करेंगे तो सीधा ये 1/√3 होगा। 60/30 √3, तो इसी का रिवर्स करेंगे 30/60 तो 1/√3 होगा ना। और ये भी यहां से देख सकते हैं कि जितना 2 का 1 होगा उसी का रिवर्स 1 का 2 होगा, जितना 2 का 1 उसी का जस्ट उल्टा होगा 1 का 2। ये देख लीजिए। तो आपको ये सारी चीजें मेरी बातें समझ में आ रही होगी मेरे बच्चे? तो सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। क्या जो हम लोग रिफ्रैक्शन का सेकेंड लॉ में जो कांस्टेंट पढ़े, उसी कांस्टेंट को नाम दिया जाता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अकेले नहीं किसी के रिस्पेक्ट में निकलता। जैसे यहां देखिए मीडियम 2 का निकाल रहे हैं 1 के रिस्पेक्ट में, या मीडियम 1 का निकाल रहे हैं, जो भी है, हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस पे क्वेश्चन करेंगे बहुत सारा आगे जाके, लेकिन याद रखिएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी के रिस्पेक्ट में निकालता है। 2 का निकालूंगा 1 के रिस्पेक्ट में तो 2 यानी 2 का निकाल रहा हूं 1 के रिस्पेक्ट में, या n2 ये देखिए। अगर मैं 1 का निकालूंगा 2 के रिस्पेक्ट में तो ऐसे n12 या n12 देख लीजिए, n12 या n12 ये देख लीजिए, और ऐसे करके वैल्यू पुट करके हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, ठीक है। यहां पे क्वेश्चन भी मैंने एक सिंपल सा करवाया। तो चलिए पहले इस चीज को लिखिए तो जल्दी से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हेडिंग कीजिए, उसमें लिखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू अदर मीडियम, with respect to other medium, with respect to other medium is defined as the ratio of sin I to the sin R, is defined as the ratio of sin I to the sin R। या ऐसे लिख सकते, डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ साइन वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जो भी बोलिए, साइन आई टू द साइन आर लिख दीजिए, या लिख लीजिए साइन वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। समझ में आ रही होगी चीजें? और अब क्या कीजिए, यहां से लेके यहां तक जल्दी से नोट कीजिए, फिगर ड्रॉ करें। इस चीज को निकालिए मेरे बच्चे, तो मैं आगे बढ़ाता हूं। इस चीज को नोट कीजिए, मैं पहले साइड हटता हूं, जल्दी से नोट कीजिए। ओके, कर लिए नोट यहां तक? क्लियर? क्या क्लियर?
कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो निकाला जाता है किसी मीडियम का किसी के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है, मीडियम 1 का 2, मीडियम 2 का 1 वगैरह वगैरह, और जिसका निकाल रहे हैं उसका एंगल ऊपर नहीं लेंगे बल्कि जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं उसका एंगल ऊपर लेंगे। जैसे 2 का निकाल रहे हैं तो पहले ये वाला एंगल लेंगे 1 वाला, बाद में 2 वाला, या 1 का निकाल रहे हैं तो पहले 2 वाला लेंगे फिर बाद में 1 वाला लेंगे। 1 का निकालेंगे तो पहले 2 वाला एंगल फिर बाद में 1 वाला। आपको समझ में आ रहा होगा। और इस तरह से करके हम लोग निकाल लेते हैं क्या मेरे बच्चे, जल्दी बोलिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर? चलिए एक बात और सुनिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना मेरे लॉयन सिर्फ एंगल की मदद से नहीं निकाला जाता, नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिर्फ एंगल की मदद से नहीं निकाला जाता। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें कभी कभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखिए एंगल भी पूछा जा सकता है। एक एंगल दे देगा, म्यू दे दिया रहेगा, दूसरा एंगल पूछेगा तो वो तो वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे, क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर होगा। लेकिन मैंने बोला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिर्फ एंगल की मदद से नहीं निकाला जाता। तो सर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंगल के साथ साथ ना जो लाइट का स्पीड होता है ना, किसी मीडियम में इतना स्पीड, इतना स्पीड, इतना स्पीड, अलग अलग मीडियम में, अलग अलग मीडियम में लाइट का स्पीड अलग अलग होता है ना, तो लाइट का जो अलग अलग स्पीड होता है उसके मदद से भी निकाला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोले? मैं बोला कि जैसे लाइट का अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड होता है ना, तो उस अलग अलग स्पीड के भी मदद से निकाला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे मैं आपको समझाता हूं, देखिए मेरी बातों को, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है। यहां मैं लिख रहा हूं, यहां नोट करके, ओके, नोट करके ये ऐसे ही तीर देखिए क्या, also refractive index is defined as the, देखिए, also refractive index is defined as the ratio of also refractive index is defined as the ratio of a speed of light। मतलब लाइट का जो स्पीड अलग अलग मीडियम में अलग अलग होता है ना, अलग अलग मीडियम में अलग अलग लाइट का स्पीड, तो उसके रेशियो से भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन किया जाता है कि इतना इतना रेशियो तो इतना इतना होगा। ओके, जैसे मैं समझाता हूं, देखिए मान लीजिए फिर से ये मेरा ऊपर में कोई मीडियम 1 है, मीडियम 1, और इसमें स्पीड है लाइट का v1, कुछ ऊपर कोई दूसरा मीडियम है, हवा ग्लास कुछ भी होगा, और नीचे मीडियम 2 है, इसमें स्पीड है लाइट का मेरे बच्चे v2, ये देखिए इसमें हमारा v2 है। ओके, तो अगर हमें निकालना होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 का मीडियम 2 का विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, देखिए अगर हमें निकालना रहेगा 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरे बच्चे, 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के रिस्पेक्ट में, तो कैसे दिखाएंगे, म्यू 2 1 यस और नो, यानी 2 का 1 के रिस्पेक्ट में, या n 2 1 यस और नो, 2 का 1 के रिस्पेक्ट में। तो 2 का निकालेंगे 1 के रिस्पेक्ट में, तो सेम ऐसे ही होगा, v1 बाई v2 हो जाएगा, क्योंकि इसका निकालेंगे तो इससे लाइट आएगा तो v1 और इसमें जाएगा तो v2। वहीं अगर मैं निकालूं इसके जगह पर, यहां देखिए, वहीं अगर मैं निकालूं, क्या यहां मैं लिख रहा हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 का निकालूं 2 के रिस्पेक्ट में विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, ये देखिए 1 का अगर निकालूं 2 के रिस्पेक्ट में, तो कैसे दिखाऊंगा, ऐसे देखिए म्यू 1 2, ये देखिए, या n 1 2, सही बोल रहा हूं ना, या n 1 2, 1 का निकाल रहा हूं तो म्यू 1 2 या n 1 2। तो अगर 1 का निकालूंगा तो क्या होगा, v1 बाई v2 की v2 बाई v1, v2 बाई v1, 1 का निकाल रहे हैं ना, तो 2 से ना लाइट 1 में अगर रिफ्रैक्शन होगा तो v2 बाई v1, ये देखिए v2 बाई v1। तो ये चीजें लिख लीजिए इसको भी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ना, वो लाइट के स्पीड का रेशियो के इक्वल भी होता है। अलग अलग मीडियम में लाइट का स्पीड अलग होगा, लाइट के स्पीड को डिवाइड करके भी निकालेंगे। बच्चों के माइंड में आएगा, सर अगर हम लाइट के स्पीड के जरिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाले, सुनिए 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 सुनिए, और इस एंगल से निकाले साइन आई बाई साइन आर से, तो क्या सर रिजल्ट अलग अलग आएगा? नहीं भाई,
आप जैसे निकालो वो तो कांस्टेंट होता है ना, सेम आएगा। आप किसी का भी एंगल के जरिए, एंगल दिया है एंगल से निकाल लीजिए, स्पीड दिया स्पीड से निकाल लीजिए। जैसे मैं एक क्वेश्चन और करवाता हूं, यहां पे देखिएगा इस चीज को, एक क्वेश्चन मैं और करवाता हूं, देखिएगा इस चीज को, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। जो आराम आराम से बढ़िया से लिखते चलिए, खूब बढ़िया से नोट करते चलिए, खूब प्यार से अच्छे से। जैसे मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, देखिए, इफ अ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, कोई मीडियम है, सिंपल सिंपल वाला क्वेश्चन है, मीडियम 1 इज कितना ले लो, चलो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड a speed in medium 2, speed in medium 2, okay, speed in medium 2, okay, speed in medium 2 is कितना 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, medium 2। find नंबर ए में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ये देखिए क्या लगता है, सोचिए तो, 2 का कह रहा है 1 के रिस्पेक्ट में, तो मीडियम 2 में स्पीड, और दूसरा में कह रहा है, दूसरा में कह रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। ये देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, ये देखिए विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। तो सबसे पहला अगर मैं सॉल्यूशन करूं तो देखिए, फिगर पहले ड्रॉ कर लीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो ऊपर में मीडियम 1 है, कहीं भी ऊपर नीचे माने कोई दिक्कत नहीं है, और स्पीड उसमें कितना है मीडियम 1 में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ओके। नीचे में मेरा मीडियम 2 है, इसमें स्पीड कितना ये बोलिए, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये मीडियम 1 मीडियम 2 में। जी सर, तो क्या पूछा जा रहा है सबसे पहले, कह रहा है 2 का म्यू 1 के रिस्पेक्ट में, यानी 2 का म्यू 1 के रिस्पेक्ट में, या n से दिखाएंगे तो n 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के रिस्पेक्ट में। तो 2 का निकालूंगा तो V1 बाई V2 करूंगा, या 2 का निकालूंगा तो V2 बाई V1 करूंगा, बताइए तो। मीडियम 2 का निकाल रहा हूं तो 2 का निकालूंगा तो लाइट तो 1 से आएगा, लाइट की बात हो रही है यहां पे, तो V1 बाई V2 होगा। ये देखिए V1 बाई V2 2 का निकालूंगा तो, यानी 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 2 × 10⁸ कट के आ जाएगा 3/2। अगर वही मेरे बच्चे μ12 निकालना होता, 12 का मतलब हुआ कि 1 का निकाल रहे हैं 2 के रिस्पेक्ट में, जो यहां कहा जा रहा है बी नंबर में 1 2, तो 1 का निकालेंगे 2 के रिस्पेक्ट में, यानी 1 का निकालेंगे तो पहले स्पीड लेंगे 2 का, यस और नो, पहले लेंगे 2 का बाद में 1 का, ऐसे भी रिवर्स होगा ना भैया, 2 का 1 आया 3/2, तो 1 का 2 जस्ट रिवर्स होगा उसका, तो ये 3/2 का रिवर्स 2/3 आएगा, आप चेक भी कर लो, 2 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 3 × 10⁸, तो आपको सॉल्व करोगे तो 2/3 आएगा। तो इन दोनों बातों को याद रखिएगा, बड़ा आसान है जी। क्या पहला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंगल से निकालेंगे, जिसका निकाल रहे हैं उसका एंगल नीचे, और जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं उसका एंगल ऊपर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड से भी निकालेंगे, जिसका निकाल रहे हैं उसका स्पीड नीचे, जैसे 2 का निकाल रहे हैं तो 2 का स्पीड नीचे, और 1 के रिस्पेक्ट में निकाले तो 1 का स्पीड ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में उसका ऊपर। क्लियर? इस पे अच्छा क्वेश्चन आगे देखेंगे, पर इस चीज को नोट कीजिए। चलिए, यहां से ये नहीं नोट किए और यहां से ये नहीं नोट किए, नोट कीजिए, बीच वाला को मैं इसको साफ करता हूं, आप नोट कीजिए। ओके। और कभी कभी क्या होगा ना, जो कि आगे क्वेश्चंस करवाऊंगा, कि आपको एंगल दिया रहेगा दोनों, या आपको यह करवाएगा कि स्पीड के जरिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलवा देगा, दोनों में स्पीड दिया रहेगा, मीडियम 1 मीडियम 2 में, तो मीडियम 1 और 2 में स्पीड दिया रहेगा, तो स्पीड के जरिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल जाएगा, और एक में एंगल दिया रहेगा तो दूसरे में एंगल पूछेगा, क्यों नहीं, जरूर पूछ सकता है,
पूछ सकता है ना भाई, क्यों नहीं पूछ सकता है। चलिए ये बातें क्लियर हो गई। तो इसके बाद मेरे बच्चे थोड़ा सा ना हम लोगों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टाइप्स पढ़ना होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने टाइप का होता है। ओके, ये और यहां से यहां तक पहले नोट कीजिए, मैं साइड हटता हूं, नोट कीजिए तो जल्दी से। चलिए मेरे बच्चे हम लोग देख लेते हैं जल्दी से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टाइप। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने टाइप का होता है, बस मेरे लिए मेरे बच्चे याद रखना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंगल यानी कोण से भी निकाला जा सकता है, साइन के रेशियो से, और स्पीड से भी निकाला जाता है। बिल्कुल दोनों का जो ढर्रा है ना, दोनों का जो धुन है वो सेम है, सेम म्यूजिक है। जिसका निकाल रहे हैं उसका स्पीड या उसका एंगल नीचे लेंगे, और जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं उसका ऊपर लेंगे, बस हो गया, बात खत्म। एंगल हो या फिर साइन के साथ एंगल हो या फिर स्पीड हो, जो भी। और इसके बाद मेरे बच्चे हम अगले में आते हैं, नेक्स्ट में। यहां देखिए मैं साफ कर रहा हूं इसे, और इसके बाद मैं नेक्स्ट में आता हूं। चलिए मेरे लॉयन नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट क्या, ये देखिए इतना के बाद क्या, इतना तो क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। टाइप्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टाइप कौन कौन सा टाइप होता है। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो टाइप का होता है, एक एब्सोल्यूट और एक रिलेटिव। टाइप नहीं, मतलब है तो वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको दो पार्ट में क्यों बांटा जाता है अभी आपको समझ में आएगा, इसके पीछे का वजह। तो लिखिए टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हेडिंग कीजिए। हेडिंग कीजिए बच्चे, टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और नंबर 1 में लिखिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और नंबर 2 में रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट और रिलेटिव। और सबसे पहला कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, सबसे पहला क्वेश्चन कि ये क्या होता है। देखिए समझिए मेरी बात, क्या होता है एब्सोल्यूट। इतना तो पढ़ने के बाद एक बात क्लियर हो गया मेरे बच्चे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अकेले नहीं निकाला जाता बल्कि किसी के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है। यस और नो, मैं फिर से कर रहा हूं। इतना तो पढ़ने के बाद क्लियर हो गया मेरे बच्चे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अकेले नहीं निकाला जाता है बल्कि किसी मीडियम का किसी दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है। यस और नो, यस और नो, जी सर। तो किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलिए ठीक है, क्लियर हो गई चीजें। नहीं, उसको मतलब बोलते हैं, सॉरी मैं बोल रहा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा किसी मीडियम का किसी के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है। ओके, अब एब्सोल्यूट क्या होता है वो समझिए। इतना तो पढ़ने के बाद क्लियर हुआ ना कि किसी का किसी के रिस्पेक्ट में निकलेगा, अकेले नहीं निकलेगा। अब एब्सोल्यूट क्या होगा, देखिए किसी भी मीडियम का ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरे बच्चे, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास का या किसी भी चीज का, जब एयर यानी वैक्यूम, एयर या वैक्यूम को हम लोग एक लिख के चलते हैं ऑप्टिक्स में, तो जब किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, जैसे ग्लास का निकाले एयर के रिस्पेक्ट में या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, वाटर का निकाले एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, हम वाइन जो शराब है उसका निकाले एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, ऑयल का निकाले एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, तो किसी भी मीडियम का निकालिए उससे मतलब नहीं है। लेकिन जब आप एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, जब आप एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में निकालते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो उसको कहा जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर हुई? किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो उसको कहा जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, तो चलिए बच्चे इस चीज को मैं लिखता हूं यहां पे, इस चीज को लिखता हूं, देखिए इट इज द, अभी मेरे साथ साथ लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, कोई भी मीडियम हो, एनी मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर या वैक्यूम। स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, गलती होगा तो। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू एयर या वैक्यूम, यानी किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब हमें हवा, एयर
या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो उसको कहा जाता है एब्सोल्यूट। जैसे एग्जांपल के लिए समझिए, आप निकाल रहे हैं किसका, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसके रिस्पेक्ट में ग्लास का निकाल रहे हैं, तो वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। समझिए मेरी बात को, किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो वैक्यूम के रिस्पेक्ट में निकालते। ओके, एक सेकंड मेरे बच्चे। हाँ हाँ, तो मैंने बोला किसी भी मीडियम का निकालते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर आप निकालते हैं मेरे बच्चे, अगर आप निकालते हैं एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, तो उसे कहा जाता है एब्सोल्यूट। ओके, उसे कहा जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो। और जानते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में नहीं बोला जाता है कि हम एयर के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। जैसे मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा किसी के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है, अकेले नहीं निकाला जाता है। और इसमें मैंने बोला कि एब्सोल्यूट किसको बोलते हैं, जब किसी भी मीडियम का एयर के रिस्पेक्ट में निकाले, रिस्पेक्ट में एयर हो, तो उसको कहा जाता है एब्सोल्यूट। क्लियर क्लियर। हाँ, तो बहुत जगह जब क्वेश्चन बनाएंगे तो देखेंगे कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। आपको देख के बड़ा तजुर्बा हूं, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, तो कुछ दिया नहीं है किसके रिस्पेक्ट में, ग्लास का किसी के रिस्पेक्ट में ना दिया रहता कि 1.5 है, यहां तो ग्लास का दिया हुआ 1.5, तो वो कुछ नहीं बोलता है ना, तो वो एयर के रिस्पेक्ट में दिया हुआ रहता है। जैसे कुछ नहीं दिया हुआ है तो वो अब एब्सोल्यूट दिया रहता है, कुछ किसी के रिस्पेक्ट में नहीं लिखा रहता तब, मतलब वहां एयर या वैक्यूम छुपा हुआ है। तो वही मैं लिखा हूं कि अगर मान लीजिए मैं निकालता हूं एग्जांपल के लिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, किसी भी मीडियम का, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू क्या मेरे बच्चे बताइए मुझे, एयर या वैक्यूम। देखिए, एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं वही हमारा एब्सोल्यूट हुआ। और इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए म्यू मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर, बट यहां एयर रिस्पेक्ट में लिखना जरूरी नहीं है, इसको आप सिर्फ सीधे ऐसे लिख सकते हो, ए म्यू मीडियम मतलब मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। अगर आपको बहुत चाहते तो एन के रिस्पेक्ट में कैसे लिखोगे, एन मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर, लेकिन ऐसे नहीं लिखा जाता, सिंपली एन मीडियम। एन मैं नहीं लिख रहा हूं, छुपा रहेगा। समझे मेरी बातों को, मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये क्या कह रहा हूं आपसे कि जब कभी भी एब्सोल्यूट को शॉर्टकट में भी मैंने लिखा है, शॉर्टकट में भी, तब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का निकालते हैं, इसका मतलब वो एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में होता है। और वो लिखना जरूरी नहीं है, आपको ऐसे भी एयर या वैक्यूम को हटा के आपको ऐसे भी लिखा रहेगा, देखिए ऐसे भी लिखा रहेगा, सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, कुछ नहीं दिया किसके रिस्पेक्ट में, तो आपको खुद समझना कि जब कुछ नहीं दिया किसके रिस्पेक्ट में, इसका मतलब एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। ओके, और इसको कैसे लिखेंगे, वही मैंने बोला म्यू मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो वो लिखना जरूरी है, सिंपली आप म्यू मीडियम लिख दीजिए, बात खत्म। सिंपली आप म्यू मीडियम लिख दीजिए, बात खत्म। ओके, तो अगर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आप निकालेंगे, अगर किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आप निकालेंगे, तो उस समय क्या करेंगे मेरे बच्चे, उस समय किसी मीडियम का निकालेंगे तो क्या करेंगे, मीडियम का निकाले तो एयर के रिस्पेक्ट में कहने का सेंस, तो क्या करेंगे, ऊपर लेंगे एयर का स्पीड और नीचे लेंगे मीडियम का स्पीड। सही बोल रहा हूं ना, जैसे आप किसी भी मीडियम का निकाल रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में, तो एयर के रिस्पेक्ट में लेंगे, निकालेंगे तो ऊपर लेंगे एयर का, भी ना आप लोग पढ़ें, और नीचे लेंगे मीडियम का। और आपको पता होगा कि एयर के स्पीड को सी से दिखाया जाता है और मीडियम को सिंपली भी से लिख देते हैं, ये लीजिए, तो यहां से म्यू इक्वल टू आ गया सी बाई वी। तो ये अलग से कोई फॉर्मूला नहीं है, सब लोग इसको रखते हैं। ए भैया म्यू निकाल रहे हैं मीडियम का एयर के रिस्पेक्ट में, तो ऊपर स्पीड लेंगे ना भाई, मीडियम का निकाल रहे हैं एयर के रिस्पेक्ट में, तो ऊपर स्पीड लेंगे ना एयर का, नीचे मीडियम का, तो अलग फॉर्मूला थोड़ी। तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं उसका स्पीड ऊपर और जिसका निकालते हैं उसका स्पीड नीचे, बस। तो समझ में आया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बताइए क्या होता है, किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट।
वहां एयर या वैक्यूम बोलना जरूरी नहीं होता है, सिर्फ इतना बोला रहेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, बात खत्म। इतना बोला रहेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, बात खत्म। और आपको खुद समझना कि वो एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है या दिया हुआ है। ओके, तो देख सकते हैं आपको दिख रहा है सारी चीजें दिख रही है। ओके, तो अगर यहाँ मीडियम का निकालेंगे एयर या वैक्यूम, तो ये लिखना जरूरी नहीं है, सिर्फ म्यू मीडियम लिख देंगे चला जाएगा। यहाँ कुछ नहीं, तो एयर छुपा हुआ है। ओके, एयर छुपा हुआ तो पहले ऊपर एयर का स्पीड नीचे मीडियम का स्पीड, क्योंकि एयर के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, ऊपर एयर का नीचे मीडियम का, तो एयर का स्पीड को सी से दिखाया जाता है, आपको पता होगा। लाइट में, अच्छा एयर में जो लाइट का स्पीड होता है वो 3 × 10⁸ होता है, और उसके स्पीड को दिखाया जाता है, उसका स्पीड को सी से दिखाया जाता है, आपको पता होगा। अच्छा एक बात और, अब सैल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1 से बड़ी होती है। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि जो अब सैल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी वैल्यू 1 से बड़ी होती है। क्यों ये 1 से बड़ी होती है? क्योंकि आपको पता होगा कि अगर आप सैल्यूट निकालते हैं किसी भी मीडियम का, मींस एयर के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, तो ऊपर आप एयर का स्पीड लेंगे, नीचे किसी दूसरे मीडियम का, तो आपको अच्छे से पता होगा कि सबसे ज्यादा लाइट का स्पीड होता है एयर में, और बाद में मीडियम में कम होगा, किसी दूसरे मीडियम में कम होगा, एयर में सबसे ज्यादा होगा। तो ऊपर सबसे ज्यादा और नीचे कम है, तो अधिक में अगर कम से डिवाइड करेंगे तो कट के 1 से अधिक आएगा ना। तो मैं लिख रहा हूं सिंस C इज ग्रेटर देन V, सो अब सैल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये 1 से बड़ा होता है किसी भी मीडियम का। अगर आप एब्सोल्यूट निकाल रहे हैं, जैसे आपको लिखा रहेगा क्वेश्चन, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, 1.5, 3/2 मतलब 1.5, 1 से बड़ा कि नहीं बड़ा? क्योंकि जब आपको बोल रहा है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, कुछ नहीं बोला रिस्पेक्ट में, इसका मतलब एयर के रिस्पेक्ट में बोल रहा है, और वहां एयर बोलना जरूरी नहीं है क्योंकि अब सैल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब सैल्यूट में एयर के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, तो 1 से बड़ा क्यों होता है एब्सोल्यूट? मैंने बताया कि जब किसी मीडियम का एब्सोल्यूट निकालेंगे तो ऊपर रखेंगे एयर का, नीचे उस मीडियम का स्पीड, तो एयर का स्पीड सबसे ज्यादा होगा, मीडियम का थोड़ा कम होगा। कोई मीडियम में एयर से कम ही स्पीड होता है, आपको पता होगा। सबसे ज्यादा स्पीड लाइट का वैक्यूम या एयर में होता है। तो ऊपर बड़ा नीचे छोटा, तो किसी फ्रैक्शन में ऊपर बड़ा नीचे छोटा हो तो कट के ये वैल्यू जो आएगा वो 1 से अधिक आएगा। ओके, इस पर सिंपल क्वेश्चन भी कर सकते हैं, चलो सिंपल एक क्वेश्चन कर लेते। ओके, इफ अ स्पीड ऑफ लाइट, सिंपल क्वेश्चन है, लाइट इन ग्लास इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, फाइंड इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ग्लास का निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर ग्लास का निकालना किसके रिस्पेक्ट में? सर ग्लास का निकालना है सर किसके रिस्पेक्ट में? तो कुछ नहीं बोला है, तो एयर वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, यानी आपसे बोल रहा है म्यू ऑफ ग्लास, ये देखिए म्यू ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कुछ नहीं कहा, इसका मतलब एयर वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। ओके, यानी म्यू ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो आपको पता है कि जब एयर के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो ऊपर एयर में स्पीड लेंगे और नीचे किस में लेंगे? ग्लास में। ऐसे लिखे ना सिंपली, चलिए लिखता हूं, ऊपर एयर में लाइट का स्पीड लेंगे और नीचे लेंगे लाइट का स्पीड किस में? ग्लास में। अब हो गया, बात खत्म। एयर में लाइट का स्पीड आपको पता है कितना? 3 × 10⁸। ग्लास में आपको पता है 2 × 10⁸ दिया हुआ है ग्लास में, और एयर में नहीं दिया रहेगा, एयर आपको पता होना चाहिए, ये कट जाएगा तो 3/2 मतलब कितना आ जाएगा? ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। और वैसे ही कभी दिया रहेगा कि वाटर में स्पीड इतना है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ, वाटर में स्पीड इतना है तो क्या होगा? तो कुछ नहीं, तो एयर के रिस्पेक्ट में, ऊपर एयर में स्पीड लेंगे, नीचे वाटर में लेंगे। ओके, ठीक है, तो क्लियर हो गया अब सैल्यूट। तो चलिए मेरे बच्चों वहां तक नोट कीजिए। अब सैल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में मैं 60 हटता हूं, नोट कीजिए, तो फिर रिलेटिव लिखा दिए देता हूं। ओके, चलिए अब देख लेते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सेम ऐसे ही एयर के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो उसका नाम दिया गया सैल्यूट, और एयर के रिस्पेक्ट में किसी दूसरे, एयर को छोड़ के किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो उसको कहा जाता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये देखिए नंबर 2 में कीजिए रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नंबर 2 में कीजिए रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, नंबर 2 में कर लीजिए रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलिए मेरे बच्चे,
ये क्या होगा, एयर को छोड़ के किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में, जैसे ग्लास का निकाले वाटर के रिस्पेक्ट में, ग्लास का निकाले ऑयल के रिस्पेक्ट में, वाटर का निकाले ग्लास के रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में नहीं, समझ रहे ना, या एयर का निकाले वाटर, रिस्पेक्ट में अलग होना चाहिए। ऐसा मत समझिएगा कि एयर का निकाल रहे हैं वाटर के रिस्पेक्ट में, एयर का वाटर के रिस्पेक्ट में, तो आप उसको अब सैल्यूट समझ लेना। नहीं, एयर का निकाल रहे हैं, एयर के रिस्पेक्ट में नहीं, एयर का वाटर के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो वो भी रिलेटिव होगा। किसके रिस्पेक्ट में निकाला जा रहा है, तो एयर का वाटर के रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में नहीं, एयर का वाटर के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो वो आपका कल आ जाएगा रिलेटिव। वहीं अगर रिलेटिव अगर आप निकालेंगे किसी भी मीडियम का एयर के रिस्पेक्ट में, तो वो कहला जाएगा आपको बच्चे क्या, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे, क्या होता है बोलिए, इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम, other medium other than, with respect to another medium other than air वैक्यूम। देखिए, एयर या वैक्यूम को छोड़ के किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में, समझ रहे हैं ना। और अभी तक जो भी पढ़ते आ रहे थे वो सबके सब रिलेटिव ही तो निकाल रहे थे, समझे मेरी बातों को। जैसे मैं इसको और काफी डिटेल में समझाता हूं, एक काम कीजिए, इसको भी नोट कीजिए, इसको तो नोट कर लिए, मैं पहले इसे साफ करता और समझाता हूं आपको। देखिए, रिलेटिव को बहुत तरीके से रिलेटिव निकलता है, बहुत तरीके मतलब बहुत तरीके से, और आपको रिलेटिव को माइंड में डाल लेना है, माइंड में रिलेटिव को डाल लेना है, रिलेटिव को माइंड में। देखो मैं समझाता हूं कैसे कैसे निकलता है रिलेटिव। जो एक तो स्पीड के टर्म में आप पढ़ ही लिए हैं, एक एंगल के टर्म में पढ़ ही लिए हैं, सेम होता है वेवलेंथ के टर्म में। देखिए, जैसे मान लीजिए आपका ये कोई सरफेस है, दिख रहा है मेरे बच्चे ये चीजें, यस, और ये लाइट ऐसे आया, एक सेकंड मेरे बच्चे, ये लाइट है और इसमें लाइट गया। ओके, लाइट मान लीजिए आया एक्स एंगल पे और गया मान लीजिए कितने एंगल पे, वाई एंगल पे। देखिए, लाइट आया एक्स एंगल पे, गया वाई एंगल पे। ये हमारा मान लीजिए मीडियम 1 है और ये हमारा मीडियम 2 है। एक देखिएगा ध्यान से एकदम, इसमें हमारा स्पीड v1 है, स्पीड v1 है, इसमें लाइट का जो स्पीड है वो v2 है, ठीक है। अच्छा, इसमें वेवलेंथ जो लाइट का, वेवलेंथ अलग अलग होता है, आपको पता है, पढ़ाए हम। फ्रीक्वेंसी सेम होता है इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड का, लेकिन वेवलेंथ अलग अलग होता है। इसमें वेवलेंथ λ1 है और इसमें जो लाइट का वेवलेंथ है ये हमारा λ2 है। ओके, हो गया। हाँ, अच्छा, इस मीडियम 1 का अपना कुछ ना कुछ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी तो होगा ना। मैं कह रहा हूं इस मीडियम 1 का अपना कुछ ना कुछ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी तो होगा। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या हुआ कि इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में, जैसे मान लीजिए ग्लास और ये वाटर है। ओके, ग्लास और वाटर है, तो मुझे निकालना है ग्लास का वाटर के रिस्पेक्ट में या वाटर का ग्लास के रिस्पेक्ट में। बट ग्लास जो है इसका भी तो एयर के रिस्पेक्ट में कुछ ना कुछ एब्सोल्यूट होगा ना। जैसे क्वेश्चन में लिखा रहता है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ग्लास का एयर के रिस्पेक्ट में कुछ ना कुछ होगा ना। तो वैसे मीडियम 1 का मैं कह रहा हूं कि एयर के रिस्पेक्ट में कुछ ना कुछ होगा ना, इसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में। तो मीडियम 1 का जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको मैं मान रहा हूं μ1। ये देखिए, मीडियम 1 का जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको μ1 मान लिया, और मीडियम 2 का जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं क्या मान लिया, μ2। ये देखिए, एक का μ1 और एक का μ2। अब हम लोग रिलेटिव कैसे निकालेंगे, देखिए सुनिए मेरी बात। अगर हम μ2 का निकाले 1 के रिस्पेक्ट में, मुझे सपोर्ट कीजिएगा थोड़ा सा। अगर 2 मीडियम का निकाले 1 के रिस्पेक्ट में, ध्यान दीजिएगा 2 का 1 के रिस्पेक्ट में, तो एंगल से कितना आएगा बोलिए। तो 2 का निकालेंगे 1 के रिस्पेक्ट में तो एंगल से कितना होगा, साइन बाई वाई साइन एक्स या साइन एक्स वाई साइन वाई। ध्यान दीजिएगा 2 का निकाल रहे हैं, 2 का निकालेंगे तो साइन वाई वाई साइन एक्स या साइन एक्स वाई साइन वाई, बिल्कुल सही।
साइन एक्स वाई साइन वाई। अगर मैं 2 का निकालूंगा तो साइन एक्स वाई साइन वाई। ओके, अच्छा स्पीड से कितना होगा मीडियम 2 का निकालूंगा तो स्पीड से 2 का निकाल रहा हूं तो 2 का निकाल रहा हूं तो पहले लूंगा 1 का स्पीड, आपको पता है, बाद में लूंगा 2 का स्पीड। साथ साथ में मेरे बच्चे वेवलेंथ से भी निकलता है, सेम आंसर आएगा सबसे। मीडियम 2 का निकालेंगे तो पहले 1 में वेवलेंथ यानी लैम्डा 1, फिर 2 में वेवलेंथ यानी कितना लैम्डा 2। ये देख लीजिए, पहले 1 में वेवलेंथ यानी लैम्डा 1, फिर मीडियम 2 में वेवलेंथ यानी कितना लैम्डा 2। ये देखिए, इतना तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एंगल से निकल गया, 2 का निकाल रहे हैं तो एंगल से निकल गया, 2 का निकाल रहे हैं तो स्पीड से निकल गया, 2 का निकाल रहे तो वेवलेंथ से निकल गया। बट अगर आपका मीडियम 1 का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और मीडियम 2 का μ2 और म्यू से म्यू निकालना चाह रहे हैं, मतलब मीडियम 1 का एब्सोल्यूट है और मीडियम 2 का एब्सोल्यूट है, उसके जरिए अगर रिलेटिव निकालना चाहते हैं 2 का 1 तो ये हो जाएगा मेरे बच्चे μ2 बाई μ1। ये देखिए, अगर 2 का 1 के रिस्पेक्ट में निकालना चाहें, देखिए 2 का 1 के रिस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा μ2 बाई μ1। 2 का निकालेंगे 1 के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा μ2 बाई μ1। ये देखिए μ2 बाई μ1 सीधा होता है यहां सीधा। कैसे मैं अभी बताता हूं, लेकिन मेरे लिए ये बात याद रखिएगा कि अभी तक 2 का निकाल रहा था 1 के रिस्पेक्ट में तो पहले सब चीज 1 का लिया, बाद में 2 का, 1 का लिया, बाद में 2 का, 1 का लिया, बाद में 2 का। लेकिन अगर अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता हो और उसके जरिए रिलेटिव निकालना है, रिलेटिव निकाल रहे हैं ना 2 का 1, जैसे ग्लास का पता है, वाटर का पता है और कह रहा वाटर का ग्लास के रिस्पेक्ट में कितना होगा, तो जिसका कह रहा है उसका एब्सोल्यूट ऊपर और जिसके रिस्पेक्ट में कह रहा है उसका एब्सोल्यूट नीचे। जैसे कि 2 का पूछा जा रहा है 2 का तो पहले 2 का बाद में 1 का। ऐसा क्यों बताता हूं, और एक तो आप लोग को पता ही है तो अभी आप लोग समझ ही गए होंगे कि 2 का जो 1 के रिस्पेक्ट में आएगा ये आ जाएगा मेरे बच्चे 1 का 2 के रिस्पेक्ट का उल्टा। सही बोल रहा हूं ना, 2 का जो 1 आएगा और 1 का 2 निकालूंगा तो जस्ट रिवर्स हो जाता है ना। अभी ना देख रहे थे कि 2 का 1 निकाले तो अगर 60/30 हुआ तो 1 का 2 30/60 हो जाता है, यानी 2 का जो 1 है वो उल्टा आएगा 1 का 2। बस मेरे बच्चे ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, किसी से भी निकलवा सकता है। मैं एक बार अपने कॉन्फिडेंस के लिए पूछना चाहूंगा कि अगर मैं 1 का निकालूं 2 के रिस्पेक्ट में तो 1 का 2 के रिस्पेक्ट में, तो बताइए 1 का निकालूं तो एंगल से कितना होगा, 1 का निकाल रहा हूं एंगल से कितना होगा, साइन वाई बाई साइन एक्स। बहुत बढ़िया साइन वाई बाई साइन एक्स होगा, क्योंकि मैं 1 का निकाल रहा हूं तो पहले लूंगा 2 का, बाद में 1 का एंगल। स्पीड से कितना होगा, स्पीड से 1 का निकालूंगा तो बिल्कुल सही v2 बाई v1। स्पीड से निकालूंगा तो कितना होगा, स्पीड से निकालूंगा तो कितना होगा v2 बाई v1, यानी पहले इसका स्पीड बाद में इसका स्पीड। चलिए स्पीड से निकल गया। वेवलेंथ से निकालूंगा 1 का तो कितना होगा लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1। जिसका निकाल रहा हूं उसका वेवलेंथ नीचे, 1 का निकाल रहा हूं तो 1 का वेवलेंथ नीचे, 2 के रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूं तो 2 का ऊपर, इक्वल टू। लेकिन फिर से अगर 1 का निकाल रहा हूं 2 के रिस्पेक्ट में और म्यू से निकालना चाहूं 1 का 2 के रिस्पेक्ट में, तो पहले जिसका निकाल रहे हैं उसका म्यू लेंगे और उसका म्यू लेंगे और जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं उसका, और उल्टा तो आपको पता ही है कि 1 का 2 जो होगा वो 2 के 1 का उल्टा हो जाएगा। बस देख लीजिए चीजें आपके सामने क्लियर है ये। तो एक काम कीजिए, ये डिफिनीशन लिख के और यहां से यहां तक जल्दी से नोट कीजिए। मैं साइड हटता हूं, नोट कीजिए और मैं आपको यहां बताऊंगा कि आखिर यहां सीधा ये कैसे हो गया या वेवलेंथ वाला फॉर्मूला कैसे आ गया, दोनों बताता हूं, पहले नोट कीजिए। ओके, नोट कर लिया स्टूडेंट? तो चलिए मैं इसे साफ कर रहा हूं जल्दी से, और साफ करके मैं बताता हूं। पहले देखिए मैं वेवलेंथ वाला बताता हूं, वेवलेंथ वाला कैसे जो होगा वो समझिएगा मेरी बात। पहले वेवलेंथ वाला, ओके मैं लिखता हूं सबसे पहले नोट में, सबसे पहला कि आपको पता है कि अगर 2 का निकालेंगे 1 के रिस्पेक्ट में, तो पहले लेंगे 1 का वेवलेंथ बाद में 2 का। लेकिन ये कैसे ये देखिए मैं लिखता हूं, मुझे बताइए
आप लोग जानते हैं कि किसी भी वेव का जो स्पीड होता है, वेव स्पीड, किसी भी वेव का जो वेव स्पीड होता है, वेव स्पीड, ये फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ के इक्वल होता है। कितनी बार मैं यूज किया हूं, बहुत बार, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ के इक्वल होता है। ओके, तो अगर मैं V1 निकालूं, V1 तो कितना होगा, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा 1, वेवलेंथ लैम्डा 1, और V2 निकालूं तो कितना होगा, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा 2। यस और नो? यस। तो यहां एक काम कीजिए, अब V के टर्म में तो जानते ही हैं, V यहां से निकाल के पुट कर दीजिए। V1 निकालिएगा तो V1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलिए V1 का वैल्यू, या V1 का तो वैल्यू निकाल ही चुके, वहीं पुट कर दीजिए, छोड़िए ना, वहीं पुट कर दीजिए। चलिए मैं इसे साफ कर रहा हूं। V1 V2 निकल गया। तो अगर मेरे बच्चे, अगर देखिए, अगर आपको निकालना म्यू ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, तो म्यू 2 का निकालेंगे 1 के रिस्पेक्ट में, तो आपको उससे डिफिनीशन से तो पता ही है, स्पीड वाले डिफिनीशन से, कि पहले 1 का स्पीड लेंगे, बाद में 2 का। स्पीड से सिर्फ म्यू में सीधा होता है, कंफ्यूज मत कीजिएगा, सिर्फ म्यू में, कि अगर 2 का निकाल रहा हूं 1 के रिस्पेक्ट में, तो पहले 2 का बाद में 1 का, पहले 2 का बाद में 1 का। तो ये म्यू के रिस्पेक्ट में सिर्फ सीधा होता है, हमेशा सीधा नहीं होता है। तो मैंने क्या बोला कि अगर मेरे बच्चे क्या, अगर मैं 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालूं 1 के रिस्पेक्ट में, 2 का निकालूं 1 के रिस्पेक्ट में, तो पहले V1 यूज करूंगा, बाद में V2 यूज करूंगा, हाँ या ना बोलिए, फिर से मैं पूछ रहा हूं, पहले V1 यूज करूंगा, बाद में V2 यूज करूंगा, यस और नो? जी सर। V1 की वैल्यू कितनी है, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा 1, ये देखिए। V2 की वैल्यू कितनी है, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा 2, फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कट जाएगा, ये देखिए आ जाएगा लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2, देख रहे हैं, आ गया ना। 2 का निकाल रहा हूं 1 के रिस्पेक्ट में, तो ऊपर में पहले लैम्डा 1, बाद में लैम्डा 2, तो लैम्डा में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वैसे ही सब सेम ढर्रा पे है। ये ऐसे कैसे हो गया, ये जानना है आप लोग को ना। चलिए अगला नंबर 2 में भी ये भी लिख देता हूं, क्या कि म्यू ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 निकालूंगा तो सीधा क्यों हो जाता है यहां, यानी 2 का निकाल रहा हूं तो पहले 2 का बाद में 1 का क्यों आ जाता है। तो चलिए मैं मुझे बताइए फिर से, स्पीड के टर्म में तो आप लोग जानते हैं कि 2 का निकालूंगा 1 के रिस्पेक्ट में, तो कितना आएगा 2 का 1 के रिस्पेक्ट में, बोलिए स्पीड के टर्म में, पहले 1 का नीचे 2 का। एक काम करूं, मुझे बताइएगा, ऊपर नीचे मैं C से गुना कर दूं क्या, बोलिए, तो ऊपर भी C नीचे भी C कर दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो C और ये V2 को एक साथ चिपका लेते हैं, देखिए CY_V2, ये C और ये V2 को एक साथ चिपका लेते हैं, N2, यहां V1 और ये C बच जाएगा V1/C, प्रूव भी तो करना है ना, देखिए ना। तो C/V2 इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखिए तो C/V2 तो आपका C/V2 है, नो डाउट C/V2। अब V1/C को अगर नीचे लेके गए, नीचे, तो क्या C/V1 बन जाएगा, ये बोलिए। V1/C को नीचे लेकर गए तो मुझे बताइए क्या 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 C/V1 बन जाएगा, हो गया। C/V2 क्या होगा, μ2, अभी ना पढ़े हैं कि एयर में स्पीड बाई मीडियम 2 में स्पीड μ2, और C/V1 क्या होगा, μ1, C/V1 हो गया, देखिए प्रूफ, μ2, म्यू ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 कितना, μ2/μ1। आइडिया लग गया। तो आपको उतना वजन नहीं जानने से मतलब कि कैसे आया, ये याद रखिएगा। एंगल में भी वैसे ही 2 का निकालूंगा तो पहले 1 का लूंगा, बाद में 2 का। स्पीड में वैसे ही 2 का निकालूंगा तो पहले 1 का, बाद में 2 का। वेवलेंथ में वैसे ही 2 का निकालूंगा तो पहले 1 का, बाद में 2 का। लेकिन अगर म्यू से, यानी आप सैल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटिव निकालना हो और 2 का निकालूंगा तो पहले 2 का, बाद में 1 का। और ये रिवर्स तो आपको पता ही है कि 2 का 1 होगा तो उसका रिवर्स 1 का 2। चलिए मेरे बच्चे नोट कीजिए इस चीज को, जल्दी से नोट कीजिए, तो इसको पूरा के पूरा को नोट कीजिए जल्दी से। ओके, बस इस पे आगे क्वेश्चंस प्रैक्टिस जैसे से करते रहेंगे और वैसे वैसे आपको ये क्लियर हो जाएगा मेरे बच्चे। नहीं करेंगे भूल जाएंगे, आपको से गड़बड़ होगा। पहले किसी और को यूज करना होगा, किसी और को यूज कर लेंगे, पहले किसी और को यूज करना होगा, किसी और को यूज कर लेंगे। पता नहीं किसे कब यूज करेंगे, नहीं यूज करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन कब यूज कर लेंगे किसी को पता नहीं। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं आपसे कि इसको ध्यान से थोड़ा मंथन कीजिएगा, इसके बारे में थोड़ा सोचिएगा, थोड़ा बैठ कर आराम से उसको देखिएगा कि कहां से कौन वैल्यू निकल रहा है और कहां से कौन सा वैल्यू आ रहा है। तो ये देखिएगा इस चीज को। तो चलिए मेरे बच्चे, मैं कर दिया इसे साफ होके, और इस चीज को अच्छे से देखिएगा, बढ़िया से, एकदम खूब सुंदर से।
तो आई होप स्टूडेंट्स की आज का क्लास आपको समझ में आ गया होगा। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।